हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो। जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन ले रखा है, उनका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ। उनके एग्जाम होने वाले हैं मार्च 2023 में सेमेस्टर 1 के। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ एक वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसमें हम देखने वाले हैं इनका वन शॉट रिवीजन ऑफ कंप्लीट बिजनेस लॉ। इसमें मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, सभी कंसेप्ट डिटेल में डिस्कस करूंगा, सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। क्योंकि आप लोगों का सिलेबस अब अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत लेट बुक्स वगैरह मिली हैं, तो आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई है। तो मैंने सोचा मैं आपके लिए वन शॉट रिवीजन लेकर आऊँ, जिससे आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकें अच्छे से। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस वन शॉट रिवीजन वीडियो को। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। आज की वीडियो आएगी आपका बिजनेस लॉ वन शॉट रिवीजन का पार्ट नंबर 1, जिसमें हम कंप्लीट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखने वाले हैं। आगे सभी यूनिट्स की एक एक करके वीडियो आएगी, किसी में एक दो यूनिट को मैं मर्ज भी कर सकता हूँ, लेकिन सभी यूनिट्स की वीडियो आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए गाइज, मैं आपको रिवीजन ये करवाने वाला हूँ, ये अपने खुद के बनाए हुए नोट्स से करवाने वाला हूँ, जो जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो ये रिवीजन होने वाली है, थोड़ी सी फास्ट लग सकती है आपको, क्योंकि ये वन शॉट रिवीजन है, जब बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो इसे आप लास्ट तक देखें। अगर आपने अभी तक कोई सिलेबस नहीं करा है और आप एक साथ में सारा कंप्लीट करना चाहते हैं एग्जाम से पहले तक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कोई भी एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब एग्रीमेंट क्या होता है? तो एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। कोई भी प्रोमिस या प्रोमिस का सेट, मतलब एक से ज्यादा प्रोमिस जब एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन फॉर्म कर दें तो उसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। और क्या कह सकते हैं? वी से दैट एन एग्रीमेंट इज रिजल्ट ऑफ प्रपोजल मेड बाय वन पार्टी टू अनदर एंड अदर पार्टी गिव हिज एक्सेप्टेंस। और हम एग्रीमेंट किसे कह सकते हैं? जब एक पार्टी दूसरी किसी पार्टी को प्रपोजल करती है और दूसरी पार्टी उसका प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, तो वो हमारा एग्रीमेंट बन जाता है। एग्रीमेंट बनता किस किस से है? एग्रीमेंट होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अब एक टर्म थी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ का मतलब क्या होता है? तो एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन विच मीन्स अ डली इन्फोर्सेबल बाय लॉ। जब भी कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसे लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब दोनों पार्टीज के ऊपर कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन आनी चाहिए, उन्हें राइज देना चाहिए। अगर दोनों पार्टीज के ऊपर कोई ना कोई ऑब्लिगेशन आ रही है तो वो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल होता है, वरना वो नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है। अब कॉन्ट्रैक्ट किस किस से मिलकर बनता है? हमने इतना ऊपर पढ़ा है, इसलिए क्या पता लगा हमें? कॉन्ट्रैक्ट बनता है एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ से। एग्रीमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म बिकॉज एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट है वो एक ब्रॉडर टर्म है, सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बस सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स नहीं होते। ठीक है, यहाँ हमें डिफरेंस दिया है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। तो एग्रीमेंट हमने पढ़ लिया, एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। कॉन्ट्रैक्ट होता है एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट है इट इंक्लूड बोथ लीगल एंड सोशल। एग्रीमेंट में बोथ लीगल और सोशल दोनों तरीके के एग्रीमेंट आ जाते हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट में इट इंक्लूड ओनली लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट। इसमें सिर्फ जो लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट होते हैं वही आते हैं। एग्रीमेंट है इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। एग्रीमेंट से कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती, बट कॉन्ट्रैक्ट से लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है। एग्रीमेंट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बट सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जरूर होते हैं। ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। अब हमारे पास है इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट जरूरी हैं? तो कुछ हैंगे जो सेक्शन 10 में गिवन है और कुछ हैंगे जो सेक्शन 10 में नहीं गिवन है। सबसे पहले हम देखते हैं नॉट गिवन इन सेक्शन 10। तो नंबर 1 है टू पार्टीज अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व एटलीस्ट टू पार्टी। मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट में टू पार्टीज होना जरूरी है। मैं आपको पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको पॉइंट पढ़ूंगा और इनका मीनिंग समझा दूंगा। अगर आपको पूरा समझना है तो आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं, वैसे आपको जो मैं समझाऊंगा उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो टू पार्टीज मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जब उसमें टू पार्टी होंगी। हम ये नहीं कह सकते कि एक ही पार्टी है और उससे ने अपने आप के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, वो वैलिड नहीं होगा। सेकंड है पार्टी मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। मतलब पार्टीज की जो इंटेंशन होनी चाहिए वो इंटेंशन होनी चाहिए कि वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने के लिए तैयार हो, मतलब अपने ऊपर भी कोई ऑब्लिगेशन लेने के लिए तैयार हो और दूसरी पार्टी के ऊपर भी कोई ऑब्लिगेशन डालने के लिए तैयार हो। थर्ड है अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टेन केसेस। अब कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें हमें लीगल ऑब्लिगेशन के साथ साथ कुछ और फॉर्मेलिटीज भी करती हैं।
करनी पड़ती हैं। जैसे कि जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें हमें रिटर्न में होना उसका जरूरी है, तो ये अदर फॉर्मेलिटी हो गई जो लीगल ऑब्लिगेशन के साथ जरूरी होते हैं, तो उन सभी को भी पूरा करना पड़ता है, तभी एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। फोर्थ है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। इसका मतलब है एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जिसका मीनिंग सर्टेन हो, मतलब क्लियरली पता होना चाहिए किस चीज के बारे में कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, उसका मीनिंग में कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जिसकी परफॉर्मेंस को हम जिसकी परफॉर्मेंस करना पॉसिबल हो, मतलब जो भी उसमें काम करवाया जा रहा है उस काम को करना पॉसिबल होना चाहिए, कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो इम्पॉसिबल हो। जैसे कि कई कहते हैं कि हम तारे जमीन पर तोड़कर ला सकते हैं, तो ये इम्पॉसिबल एग्रीमेंट हो गया, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो हो गया हमारे जो सेक्शन 10 में गिवन है एसेंशियल एलिमेंट। अब आता है हमारा जो नहीं गिवन थे वो हमने देख लिए, अब आएंगे हमारे पास एलिमेंट्स अंडर सेक्शन 10 जो सेक्शन 10 में गिवन है हमारे पास। तो नंबर 1 है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एन एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट वैलिड तभी होता है जब उसमें ऑफर हो, मतलब एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को ऑफर दिया हो, एग्रीमेंट हो दूसरी पार्टी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया हो और दोनों के बीच में लीगल ऑब्लिगेशन बन गई हो, तभी एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। ठीक है, सेकंड है फ्री कंसेंट। मतलब जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्री कंसेंट होना चाहिए, मतलब जो पार्टीज हैं उनके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए कि किसी भी बात से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, मतलब उस पर पार्टीज को फ्री ऑफ चॉइस होनी चाहिए कि जैसा वो चाहें उस टाइप से इस कॉन्ट्रैक्ट को बना सकते हैं। ठीक है, फ्री कंसेंट हमारी कब होती है? जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कोअर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक से ना हो। अगर इनमें से किसी भी चीज से हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो कंसेंट फ्री नहीं होती और वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाता है। इन सभी के बारे में हम आगे की यूनिट्स में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी के लिए आपका लिए इतना ही काफी है। आगे आएगा कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। तो इट मीन द लीगल कैपेसिटी ऑफ पार्टी क्या होती है? मतलब जो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट की वो कैपेबल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। अब कैपेबल होने के लिए 3 कंडीशन जरूरी हैं। मेजर होनी चाहिए पार्टी, मतलब 18+ होनी चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए, मतलब पागल वगैरह नहीं होनी चाहिए, और नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, मतलब लॉ के द्वारा मना नहीं किया जाना चाहिए कि ये पार्टी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है, तो वो पार्टी कंपिटेंट हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। फोर्थ है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन क्या होता है? कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, मतलब अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो उसमें एक पार्टी कोई प्रॉमिस करती है, उसके बदले में उसे कोई दूसरी चीज मिलनी चाहिए, ये होता है हमारा कंसीडरेशन का मतलब। नेक्स्ट है फिफ्थ, लॉफुल कंसीडरेशन ऑन ऑब्जेक्ट। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी होता है जब उसकी जो कंसीडरेशन है और ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है पर्पस जो उस कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, वो लॉफुल होना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि हमने कॉन्ट्रैक्ट करा था कि तुम्हें उसका मर्डर करना है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल नहीं है, ये इमोरल कॉन्ट्रैक्ट है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, इसलिए ये हमारा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता। ये हो गए हमारे इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आगे देखिए टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने 3 बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड कर रखा है। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस सबसे पहले हमें देखना है, तो परफॉर्मेंस के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट 2 टाइप के होते हैं, एग्जीक्यूटेड परफॉर्मेंस और एग्जीक्यूटरी परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्जीक्यूटेड परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? जिसमें दोनों पार्टीज, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज हैं, उन दोनों ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशन, मतलब जो जो उनकी ड्यूटी थी उन्हें कंप्लीट कर दिया है, किसी भी पार्टी की ड्यूटीज पेंडिंग नहीं रह गई है, बाकी जो उन्हें काम करना था उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट हमारे 2 तरीके के होते हैं, एग्जीक्यूटरी, यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी और बाइलेटरल एग्जीक्यूटरी। यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें एक पार्टी अपनी ड्यूटी पूरी कर चुकी है बट दूसरी पार्टी ने अभी तक अपनी ऑब्लिगेशन या ड्यूटी पूरी नहीं करी है, उसकी ड्यूटी पेंडिंग है। बाइलेटरल एग्जीक्यूटरी वो होते हैं जिसमें दोनों पार्टी की ऑब्लिगेशन अभी बाकी है, किसी भी पार्टी ने अपना काम नहीं करा है जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन्हें करना था। ठीक है, ये तो हो गए हमारे ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं? तो देखिए नंबर 1 है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल होते हैं और उसमें सभी इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं। सेकंड है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं होते, अनइन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, सिंपल। नेक्स्ट है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो कि एग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पर वॉइड किए जा सकते हैं, मतलब 2 पार्टीज होती है कॉन्ट्रैक्ट में, अगर किसी भी पार्टी की कंसेंट ले ली जाती है, किसी फ्री कंसेंट नहीं होती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कहा जाता है। वॉइडेबल का मतलब होता है जब एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि वो या तो इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर सकती है या इस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकती है। रिसाइंड वर्ड यूज किया जाता है, रिसाइंड कर सकती है, तो उसे हम कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। 4 टाइप के आते हैं हमारे पास इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि लॉ ने मना कर रखे होते हैं इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, फिर भी आप अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं।
इसमें एक लाइन है, ऑल इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड बट ऑल वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट इलीगल। मतलब सभी जितने भी इलीगल एग्रीमेंट होते हैं वो सभी वॉइड होते हैं, लेकिन जितने भी वॉइड एग्रीमेंट होते हैं वो सभी इलीगल नहीं होते। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस है वॉइड और इलीगल एग्रीमेंट में। तो वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट ऑलवेज इलीगल। अगर एक कोई वॉइड एग्रीमेंट है वो हमेशा इलीगल नहीं होता है, बट एन इलीगल एग्रीमेंट ऑलवेज वॉइड। बट जो एक इलीगल एग्रीमेंट होता है वो हमेशा वॉइड होता है। सेकंड है नॉट फॉरबिडन अंडर लॉ। जो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं उन्हें लॉ किसी भी तरीके की मना नहीं करता, बट वो वॉइड हो जाते हैं किसी रीजन से, सर्कमस्टांसेस से। बट जो इलीगल एग्रीमेंट है वो लॉ के द्वारा फॉरबिड किए जाते हैं, मतलब मना ही होती है उनको परफॉर्म करने की। नेक्स्ट है पार्टीज आर नॉट लाइबल फॉर पनिशमेंट। जो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं, अगर कोई एग्रीमेंट हो रहा है वो वॉइड हो जाता है तो पार्टीज को कोई पनिशमेंट नहीं मिलती है। बट जो इलीगल एग्रीमेंट होते हैं उनमें अगर कोई पर्सन इलीगल एग्रीमेंट करता है तो उसे पनिशमेंट मिलती है लॉ के द्वारा। फिफ्थ टाइप का आएगा हमारे पास अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि होते तो अच्छे हैं लेकिन किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से लॉ उन्हें इन्फोर्स नहीं कर पा रहा है, उसे हम कहते हैं अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें आप कह सकते हैं, मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी पर्सन के बीच में कि तुम्हें इस टाइप के गुड्स हमें बेचने हैं, तभी गवर्नमेंट का ऑर्डर आ जाता है कि अब कोई भी इस टाइप के अगर गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो ये सर्कमस्टांसेस हुए, गवर्नमेंट का ऑर्डर आया, जिसकी वजह से पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट अच्छा था, जब कॉन्ट्रैक्ट बना था तब सही था, लेकिन बाद में ये चल के अनइन्फोर्सेबल हो गया, तो उन्हें हम कहते हैं अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। अब नेक्स्ट आएगा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के बेसिस पर हमारे पास कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट है। नंबर 1 आएगा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, जिसमें सभी कॉन्ट्रैक्ट की जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो हमारे पास एक्सप्रेसली हमें बताई गई हो, मतलब हमें बोलकर या लिखकर बताई गई हो, उन्हें हम कहते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड आता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो दोज कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं सिर्फ कंडक्ट से, उसमें कोई भी एक्सप्रेसली कंडीशन या टर्म्स वगैरह नहीं बताई जाती है, उन्हें हम कहते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स का ये एक पार्ट और होता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स। जो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, जब बिना कुछ कहे बिना कुछ एक्सप्लेन करे ही पार्टी समझ लें कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसे हम कह देते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, टैसिट का मतलब होता है साइलेंट, मतलब देयर आर दोज दैट आर इन्फर्ड थ्रू द कंडक्ट ऑफ पार्टी विदाउट एनी वर्ड स्पोकन और रिटन। ये किसके बीच में होता है, किसी एक नेचुरल पर्सन होगा और एक नॉन लिविंग थिंग होगी, उनके बीच में जब कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले तो वो हमारा उस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। थर्ड टाइप का आता है हमारा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसमें पार्टीज की कोई इंटेंशन नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट करने की, बट लॉ उनके ऊपर ऑब्लिगेशन इम्पोज कर देता है, उसे हम कहते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। जैसे अगर किसी पर्सन को कोई गुड्स खोई चीज मिल जाती है, किसी पर्सन की खोई हुई कुछ चीज मिल जाती है, तो लॉ के द्वारा उन पर ऑब्लिगेशन लगा दी जाती है कि तुम्हें उस पर्सन को ढूंढकर ये चीज वापस करनी पड़ेगी। इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं हमारे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ आएगा ई कॉन्ट्रैक्ट। तो ई कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स के द्वारा एंटर किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप कोई फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कोई भी सामान मंगवाते हैं तो वो ई कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आता है। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब नेक्स्ट हैगा हमारा प्रपोजल या ऑफर क्या होता है। तो व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। मतलब जब कोई पर्सन अपनी विलिंगनेस मतलब अपनी इच्छा शो करता है दूसरे पर्सन को कुछ करने की या कुछ ना करने की, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट ऑफर टू सच दैट एक्ट और एब्सिस्टेंस इज सेड टू बी मेकिंग प्रपोजल और ऑफर। मतलब जब कोई पर्सन अपनी विलिंगनेस इच्छा शो करता है कुछ करने की या ना करने की, जिससे वो दूसरे पर्सन की एसेंट मतलब मंजूरी, एक तरीके से हामी हम जिसे कहते हैं हामी ले सके, उसे हम कहते हैं कि उसने उसे प्रपोजल किया है या उसे कोई ऑफर दिया है। अब एक प्रपोजल को वैलिड होने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट होने जरूरी हैं। तो नंबर 1 द पर्सन मेकिंग प्रपोजल और ऑफर कॉल्ड। जो पर्सन प्रपोजल या ऑफर करता है उसे हम प्रोमिजर या ऑफरर कहते हैं। जो पर्सन को प्रपोजल या ऑफर किया जाता है उसे हम प्रोमिजी या ऑफरी कहते हैं। ठीक है। और पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर, और जो पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है उस प्रपोजल को उसे हम एक्सेप्टर कहते हैं। सेकंड है फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। जो भी पर्सन ये ऑफर कर रहा है उसको क्या एक्सप्रेसली बता देना चाहिए कि वो ये कुछ करवाने के लिए कर रहा है या कुछ नहीं करवाने के लिए कर रहा है, और टू डू और नॉट टू डू। ठीक है। थर्ड है द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विद अ व्यू टू एसेंट ऑफ अदर पार्टी। किस लिए किया जाना चाहिए, ये ऑफर किया जाना चाहिए दूसरे पर्सन की एसेंट मतलब हामी या मंजूरी लेने के लिए।
फोर्थ है एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। एक ऑफर कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कहते हैं जब हम कुछ काम करने के लिए ऑफर करें तो वो पॉजिटिव ऑफर की कैटेगरी में आ जाता है, जब हम कुछ काम ना करने के लिए ऑफर करें तो वो हमारा नेगेटिव ऑफर की कैटेगरी में आ जाता है। ये हो गया हमारी एसेंशियल ऑफ अ प्रपोजल। आगे आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। ऑफर का क्लासिफिकेशन किया गया नंबर 1 जनरल ऑफर, वो ऑफर जो कि पब्लिक को किए जाते हैं, कोई भी पर्सन उन ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, उसे हम कहते हैं जनरल ऑफर। सेकंड टाइप का है स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर वो ऑफर होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को किए जाते हैं, मतलब जब आप ऑफर करें किसी का नाम लेकर या किसी को सिग्निफाई करके कि हाँ आप इस पर्सन को ऑफर कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक ऑफर। थर्ड काइंड का आता है हमारा काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होता है, जब ऑफरी मतलब जिसको हमने ऑफर किया है वो ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन कहे मैं इसको एक्सेप्ट तभी करूंगा जब आप इसमें कुछ चेंज करेंगे, तो उसे हम कहते हैं काउंटर ऑफर। मतलब आपने ऑफर करा और ऑफरी ने उस ऑफर में कुछ चेंज करके तब आपका वो ऑफर एक्सेप्ट किया। फोर्थ है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर होता है हमारा वो ऑफर जिसमें दोनों पार्टी एक दूसरे को सेम ऑफर करें बट उन्हें एक दूसरे के ऑफर के बारे में ना पता हो, तो उसे हम कहते हैं क्रॉस ऑफर। फिफ्थ आता है स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। एक ऑफर जो एक लंबे समय के लिए ओपन रहता है, कोई भी उसे उस टाइम तक एक्सेप्ट कर सकता है जब तक वो ओपन होता है सबके लिए, तो उसे हम कहते हैं स्टैंडिंग, कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। ठीक है, अब इसेंशियल ऑफर, वैलिड ऑफर आते हैं। एक ऑफर को वैलिड होने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, तो नंबर 1 इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल ऑब्लिगेशन। मतलब जो ऑफर किया गया है उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो लीगल ऑब्लिगेशन बनाए पार्टियों के ऊपर, मतलब दोनों पार्टियों को कोई ना कोई ड्यूटी या ऑब्लिगेशन दे। सेकेंड है इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। मतलब ऑफर कैसा होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, मतलब किस चीज के रिगार्डिंग ऑफर किया जा रहा है ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए। डेफिनेट होना चाहिए, मतलब किसी एक डेफिनेट थिंग के लिए होना चाहिए। किसी भी इनडेफिनेट थिंग के लिए कोई ऑफर किया जा रहा है तो वो इनवैलिड कहलाता है। थर्ड है इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। जो भी ऑफर किया गया है वो ऑफरी को कम्युनिकेट कर दिया जाना चाहिए, मतलब ऑफरी को उसके ऑफर के बारे में पता होना चाहिए जिसको ऑफर किया गया है। फोर्थ है इट मस्ट बी मेड विद द व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अदर पार्टी। क्या व्यू होना चाहिए ऑफर करने का, कि हमें दूसरे पार्टी की मंजूरी या हामी लेनी है, तो ये होता है हमारा कि इंटेंशन होनी चाहिए कि ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अदर पार्टी। फिफ्थ है इट में भी कंडीशनल। ऑफर कैसा हो सकता है, कंडीशनल हो सकता है, मतलब ऑफर के साथ में कोई कंडीशन मेंशन हो सकती है। सिक्स्थ है ऑफर शुड बी नॉट कंटेन द टर्म ऑफ नॉन कंप्लायंसेस। ऑफर में कोई भी नॉन कंप्लायंसेस की टर्म नहीं होनी चाहिए। नॉन कंप्लायंसेस की टर्म क्या होती है, मतलब उसमें कुछ ऐसा मेंशन हो जिसकी वजह से पार्टी के ऊपर प्रेशर हो रहा हो कि उसे ये ऑफर एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तो उसे हम कहते हैं ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म ऑफ नॉन कंप्लायंसेस। सेवंथ है एन ऑफर में भी आइदर स्पेसिफिक और जनरल। एक ऑफर कैसा भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। एट्थ का ऑफर में भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड किसी भी तरीके का हो सकता है ऑफर, मतलब हम जरूरी नहीं है कि उसे बोलकर या लिखकर बताएं, बिना बोले लिखकर भी बताए भी कोई एक ऑफर हो सकता है। नाइन्थ का स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट अ ऑफर। अगर किसी दुकान पर या किसी भी शोरूम में कोई प्राइस की स्टेटमेंट है, रेस्टोरेंट में जैसे मेन्यू कार्ड होता है, तो वो ऑफर नहीं कहलाता है, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट ऑफ ऑफर होती, प्राइस होती है। अब आपके पास डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है, तो ऑफर क्या होता है, एन ऑफर इज अ फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस बाय द ऑफर टू बाउंड बाय द ऑफर शुड द अदर पार्टी चूज टू एक्सेप्ट इट। मतलब एक ऑफर क्या होता है, फाइनल विलिंगनेस होती है, मतलब फाइनल इच्छा होती है ऑफर की कि वो इस ऑफर से बाउंड करना चाहता है किसी ऑफरी को और अपने आप को एक बाउंड करना चाहता है। इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है, वेयर अ पार्टी विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज फाइनल विलिंगनेस प्रपोज सर्टेन टर्म ऑन विच ही इज विलिंग टू नेगोशिएट। इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है, एक ऐसा ऐसा ऑफर जो ऑफरर करता है बिना उसकी फाइनल विलिंगनेस दिखाए, मतलब फाइनल इच्छा ये शो नहीं करता कि हाँ उसे इसी टर्म पर ऑफर करना है, वो ये तैयार होता है कि अगर कोई इसे एक्सेप्ट करता है तो इस पर वो नेगोशिएट करने के लिए तैयार है, मतलब इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकता है, उसे हम कहते हैं इन्विटेशन टू ऑफर। सेकंड पॉइंट है ऑफर में इफ अ पर्सन हैविंग अ इंटेंशन टू बाउंड बाय इट एज सून एज अदर एक्सेप्ट ही इज मेकिंग एन ऑफर। अगर एक पर्सन उससे बाउंड होना चाहता है जैसे कोई दूसरा पर्सन उसे एक्सेप्ट कर ले तो वो हमारा ऑफर कहलाता है। इफ अ पर्सन हैज इंटेंशन ऑफ नेगोशिएटिंग ऑन टर्म, अगर कोई पर्सन ऑफर के ऊपर नेगोशिएट करना चाहता है, मतलब उस अगर कोई बात करे तो उसकी टर्म्स में कुछ चेंज कर सकता है ऑफर की, तो उसे हम कहते हैं इन्विटेशन टू ऑफर। फिर ऑफर में आएगा थर्ड पॉइंट, एन ऑफर कांट बी एक्ट एज प्रेसिडेंट टू इन्विटेशन ऑफ ऑफर। एक ऑफर हमारा इनविटेशन टू ऑफर से पहले नहीं हो सकता, बट जो इनविटेशन टू ऑफर होता है वो हर एक ऑफर से पहले का ही पार्ट होता है। ये हो गया हमारा ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में डिफरेंस बिटवीन। आगे देखते हैं एक्सेप्टेंस के बारे में हमें पढ़ना है, तो व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेंस क्या होती है, जब एक पर्सन किसी दूसरे को
प्रपोजल या ऑफर करता है और दूसरा पर्सन उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे हम एक्सेप्टेंस कहते हैं। द ऑफर इन इटसेल्फ कैन नॉट क्रिएट, ये सर आपको एक्स्ट्रा दे रखा है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको एक्सेप्टेंस का कंसेप्ट बता दिया कि अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफर करता है और दूसरा पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे हम कहते हैं एक्सेप्टेंस। फिर है लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस। एक एक्सेप्टेंस वैलिड कब होती है? तो एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू होम ऑफर इज मेड। एक्सेप्टेंस तभी वैलिड होगी जब जिस पर्सन को ऑफर दिया गया है वही पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट करे। अगर कोई और पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है तो वो एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगी। सेकंड है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। मतलब जो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, मतलब जैसी थी वैसी होनी चाहिए। अनक्वालिफाइड का मतलब हो जाता है उसकी टर्म्स में कोई भी चेंज किए बिना उस ऑफर को एक्सेप्ट किया जाए तब वो वैलिड एब्सोल्यूट या अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कहलाती है। थर्ड है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, मतलब जो ऑफरी जिसे हमने ऑफर किया था अगर वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो एक्सेप्टेंस हो जाती है। और वो एक्सेप्टेंस के बारे में जिसने ऑफर किया था मतलब ऑफरर को पता करवा देना चाहिए तभी वो एक एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस कहलाती है। फोर्थ है एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रेस्क्राइब्ड मोड। एक्सेप्टेंस कैसे होनी चाहिए? जिस मोड में, मतलब जिस तरीके से ऑफरर ने कहा था कि अगर आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करो तो इस तरीके से करना, तो उसी तरीके से एक्सेप्टेंस की जानी चाहिए तभी वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस कहलाती है। नेक्स्ट अगर टाइम, टाइम का मतलब क्या है? एक्सेप्टेंस जो दी जानी चाहिए वो एक स्पेसिफाइड टाइम में दे दी जानी चाहिए, जो भी टाइम स्पेसिफाई हो जो जब ऑफर किया गया था। मान लीजिए एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को ऑफर किया और बोला इस ऑफर का आंसर मेरे को इतने टाइम में चाहिए, तो उतने टाइम के अंदर उसका एक्सेप्टेंस दे दी जानी चाहिए। अगर उतने टाइम में दे दी तो ठीक है, वरना वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं कहलाती है। और अगर टाइम मेंशन नहीं है तो एक रीजनेबल टाइम के अंदर एक्सेप्टेंस दी जानी चाहिए। 6 पॉइंट है मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। अगर कोई पर्सन बिल्कुल चुप है, कुछ नहीं बोला ऑफर से रिलेटेड, तो वो एक्सेप्टेंस, उसे हम नहीं मान सकते हैं। 7th है एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस दो तरीके से हो सकती है, कंडक्ट से हो सकती है, इम्प्लाइड भी एक्सेप्टेंस हो सकती है। मतलब या तो कोई पर्सन, इम्प्लाइड और कंडक्ट का मतलब एक ही होता है, मतलब अगर कोई पर्सन कुछ ऐसा काम करे जिससे वो उसको दिया गया ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो उसे हम कहते हैं इम्प्लाइड या कंडक्ट एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब आएगा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक ऑफर और एक्सेप्टेंस को कैसे कम्युनिकेट किया जाता है? तो सबसे पहले आएगा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। एक ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? जब वो जिसको हमने ऑफर कराया है उसकी नॉलेज में आ जाए तो ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है। फिर एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब की कंप्लीट होती है? जब दो तरीके से कंप्लीट होती है। एक्सेप्टेंस मोड दिए हैं हमें, बाय एनी एक्ट और बाय एन ओमिशन। तो कम्युनिकेशन बाय एक्ट कब एक्सेप्टेंस कंप्लीट होती है? तो इट इंक्लूड एनी एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड आइदर ओरल और रिटर्न। जब कोई पर्सन जिसे ऑफर किया गया है वो अपने या तो वर्ड से या रिटर्न में उसकी एक्सेप्टेंस दे दो तो वो एक्सेप्टेड मान ली जाती है। कम्युनिकेशन बाय ओमिशन, ओमिशन से कैसे? मतलब वो कुछ ऐसा काम कर दे जिससे वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो उसे हम कह लेते हैं कि वो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है। कम्युनिकेशन बाय कंडक्ट, मतलब वही कुछ ऐसा काम करे जिससे वो एक्सेप्ट हो जाए तो उसे हम एक्सेप्टेंस मान लेते हैं। वैन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, ये तो होता है हम मान कब लेते हैं ऊपर जो हमने पढ़ा। अब ये कंप्लीट कब होती है? मतलब जिसने ऑफर किया है उसे कब पता लगती है? तो एज अगेंस्ट प्रपोजर, प्रपोजर जिसने ऑफर किया था उसे कब पता लगती है? व्हेन इट पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू टाइम सो एज टू आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर टू विड्रॉ द सेम। जब जिसने ये एक्सेप्टेंस को, मतलब ऑफर को एक्सेप्ट किया है और उसने उसे एक्सेप्टेंस को बताने के लिए जिसने ऑफर किया था उसके पास भेजने के लिए, मान लीजिए किसी पर्सन ने ऑफर किया, दूसरे पर्सन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और लेटर के द्वारा उसकी एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो अगर उसने उस लेटर को पोस्ट ऑफिस में डाल दिया या कोरियर वाले को दे दिया तो उसकी एक्सेप्टेंस को हम कंप्लीट मान लेंगे। एज अगेंस्ट एक्सेप्टर, एक्सेप्टर के अगेंस्ट कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? जब जिस पर्सन को उसने लेटर डाला है उसको लेटर मिल गया, उसने पढ़ लिया, तो एक्सेप्टर के अगेंस्ट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आगे अगर रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एक ऑफर और एक्सेप्टेंस को कैसे रिवोक किया जा सकता है? तो कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन, रिवोकेशन का मतलब क्या होता है? कैंसलेशन या कैंसिल करना ऑफर या एक्सेप्टेंस को। तो देखिए, एज अगेंस्ट पर्सन हु मेक इट, जो पर्सन ये ऑफर या एक्सेप्टेंस करता है वो कब तक उसे रिवोक कर सकता है? जब तक वो उसकी पावर के अंदर है और दूसरे पर्सन के पास तक नहीं पहुंचे तब तक वो उसे रिवोक कर सकता है। एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड, जिसे वो ऑफर या एक्सेप्टेंस किया गया है उसको कब तक हो सकता है? जो तो जब तक उसकी वो नॉलेज में नहीं आया, मतलब उसने पढ़ा नहीं है, तब तक हम उसे रिवोक कर सकते हैं।
मोड ऑफ रिवोकेशन दिए गए हैं आपको, किस किस तरीके से आप रिवोक कर सकते हैं। तो बाय नोटिस, मतलब आप उसे डायरेक्टली नोटिस भेज दें कि हाँ मैं तुम्हारी ये जो कॉन्ट्रैक्ट था हमारा, मैं इसे रिवोक करना चाहता हूँ, तो ये रिवोक हो जाएगा। सेकंड है बाय लेप्स ऑफ टाइम, जितना टाइम उसने दिया था ऑफर में कि इतने टाइम के अंदर मेरे को एक्सेप्टेंस चाहिए, अगर वो टाइम एक्सपायर हो जाता है तो वो एक्सेप्टेंस या ऑफर रिवोक हो जाता है। थर्ड है बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, अगर ऑफर या एक्सेप्टेंस में कोई भी कंडीशन दी गई है और वो कंडीशन पूरी नहीं होती है तो वो हमारा रिवोकेशन का कारण बन जाती है। फोर्थ है बाय डेथ और इंसेनिटी, अगर जिस पर्सन ने एक्सेप्टेंस दिया है या ऑफर दिया है उसकी डेथ हो जाती है या वो इंसेन मतलब पागल हो जाता है तो वो रिवोक हो जाती है एक्सेप्टेंस या ऑफर। बाय काउंटर ऑफर, अगर कोई पर्सन को हमने ऑफर किया और उसने उसके बदले में हमें एक दूसरा ऑफर किया तो जो पुराना वाला ऑफर होता है वो अपने आप रिवोक हो जाता है और न्यू वाले ऑफर के ऊपर उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सिक्स्थ है बाय सब्सिक्वेंट इलीगलिटी, अगर जिस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट किया था तब तो वो लीगल था लेकिन बाद में कुछ सर्कमस्टांस होने की वजह से वो इलीगल हो जाता है तो वो रिवोक हो जाता है। ठीक है, ये हो गए हमारे मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तो हो गई हमारी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट। आगे अभी और देखिए यही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और चलेगा। तो देखिए अब आएगा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक कंसीडरेशन। कंसीडरेशन क्या होता है, तो टर्म यूज फॉर कंसीडरेशन का लिए टर्म यूज की जाती है क्विड प्रो क्यू, जिसका मीन्स होता है समथिंग इन रिटर्न। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर द प्रोमिसी एंड एनी पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब प्रोमिसर या उसके प्रोमिसर की डिजायर पर प्रोमिसी या कोई उसका एजेंट जब कुछ करता है या कुछ नहीं करता है तो जो वो करता है या नहीं करता है उसे हम कंसीडरेशन कहते हैं। ठीक है, इतना ही है कंसिडरेशन के बारे में। कंसिडरेशन इज प्राइस एग्रीड टू पेड बाय प्रोमिसी फॉर ऑब्लिगेशन ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसर के लिए जो प्रोमिसी प्राइस पे करता है प्रोमिसर की परफॉर्मेंस के लिए या ऑब्लिगेशन के लिए, उसे हम कंसिडरेशन कहते हैं। लीगल रूल्स हैं कंसिडरेशन इनके। नंबर 1, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, मतलब कंसिडरेशन कैसी होनी चाहिए, जो प्रोमिसर चाहे वो कंसिडरेशन होनी चाहिए प्रोमिसर की डिजायर के अकॉर्डिंग। सेकंड है कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, कंसिडरेशन कोई भी दे सकता है प्रोमिसर को, चाहे प्रोमिसी दे चाहे उसका कोई एजेंट दे या कोई दूसरा थर्ड पर्सन दे। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन दो टाइप की हो सकती है, एग्जीक्यूटरी और एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटरी मतलब जिसमें हमने कंसिडरेशन अभी देनी बाकी हो, और एग्जीक्यूटेड जिसमें हम कंसिडरेशन दे चुके हो। फोर्थ है कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन कैसी भी हो सकती है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट का मतलब पहले हम दे चुके हो सकते हैं, प्रेजेंट मतलब अभी हम दे रहे हैं, और फ्यूचर मतलब हम प्रॉमिस कर सकते हैं कि हम तुम्हें ये कंसिडरेशन देंगे। फिफ्थ है कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडुकेट। कंसिडरेशन का एडुकेट होना जरूरी नहीं है, बस वो लॉ की नज़र में उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, चाहे वो 1 रुपया या 2 रुपये कितनी भी हो सकती है। कोई एडुकेट होना जरूरी नहीं है कि जितने का आपने परफॉर्मेंस करी है या कोई काम करा है उसके अकॉर्डिंग आपको बराबर उसी रेट की कंसिडरेशन मिलनी चाहिए। अगर आप दोनों के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट है प्रोमिसर और प्रोमिसी के बीच में तो कंसिडरेशन इनएडुकेट भी हो सकती है। सिक्स्थ है परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। कंसिडरेशन वो होती है जिसके परफॉर्मेंस के लिए कोई भी लीगली बाउंड हो जाता है, उसे हम कंसिडरेशन कहते हैं। सेवंथ का कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी। कंसिडरेशन कैसी होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, कोई भी इल्यूजनरी चीज कंसिडरेशन नहीं हो सकती। एट्थ का कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए, इमोरल नहीं होनी चाहिए और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। स्वीट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए क्या है, द कंसिडरेशन फॉर एग्रीमेंट में प्रोसीड फ्रॉम थर्ड पार्टी। कंसिडरेशन जो आपकी है वो थर्ड पार्टी से प्रोसीड हो सकती है, मतलब कोई भी बाहर का थर्ड पर्सन कंसिडरेशन दे सकता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रोमिसी के बिहाफ पर, लेकिन वो थर्ड पर्सन किसी भी परफॉर्मेंस के लिए या ऑब्लिगेशन के लिए केस फाइल नहीं कर सकता किसी भी पार्टी के अगेंस्ट। ये है इस कंसेप्ट का मतलब। देखिए लिखा है बट थर्ड पर्सन कैन नॉट स्यू ऑन कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट पर स्यू नहीं कर सकता, ओनली अ पर्सन हु इज पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। ओनली जो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट की वही एक दूसरे के ऊपर केस फाइल कर सकती हैं। आ गया पार्टीज इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज इन्वॉल्व होती है उन्हें पार्टीज कहते हैं, और जो थर्ड पर्सन होता है उसे हम स्ट्रेंज कहते हैं। स्ट्रेंज टू अ कॉन्ट्रैक्ट कौन होता है, जो थर्ड पार्टी होता है। स्ट्रेंज टू कंसीडरेशन क्या क्या मतलब है, मतलब जो जब भी किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बेनिफिट मिलता है उसे हम कह देते हैं स्ट्रेंज टू कंसीडरेशन। तो द रूल दैट स्ट्रेंज टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सी, जो ये रूल है कि स्ट्रेंज टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो थर्ड पार्टी होती है वो केस फाइल नहीं कर सकती, इस रूल को जाना जाता है किस नाम से, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पशंस हैं व्हेन स्ट्रेंज टू कॉन्ट्रैक्ट्स कैन स्यू, जब कोई थर्ड पार्टी भी स्यू केस फाइल कर सकती है। कुछ क्या क्या एग्जाम्पशन है। नंबर 1, इन केस ऑफ ट्रस्ट, अगर कोई ट्रस्ट है
तो उसमें वो थर्ड पर्सन हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट से, अगर थर्ड पर्सन है, लेकिन फिर भी वो अगर ट्रस्ट है तो वो केस फाइल कर सकता है पार्टीज के अगेंस्ट। सेकंड है इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, अगर कोई फैमिली सेटलमेंट है, किन्हीं दो पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट रहेगा फैमिली के, और थर्ड पर्सन अगर फैमिली का मेंबर है तो वो वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट से थर्ड पार्टी होता है, लेकिन वो केस फाइल कर सकता है इस केस में। थर्ड है इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट के केसेस में, मतलब कई बार मैरिज का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन थर्ड पार्टी भी केस फाइल कर सकती है। नंबर फोर्थ, इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने अपने राइट्स किसी को ट्रांसफर कर दिए हैं कॉन्ट्रैक्ट में तो थर्ड पार्टी भी केस फाइल कर सकती है उसके अगेंस्ट। फिफ्थ है एक्नॉलेजमेंट और एस्टोपल, मतलब जब प्रोमिसर अपने कंडक्ट से ये शो करता है कि ये थर्ड पार्टी उसका एजेंट है, तो फिर वो थर्ड पार्टी केस फाइल कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। सिक्स जगह इन केस ऑफ कन्वीनियंट रनिंग विद द लैंड, अगर कोई आपने प्रॉपर्टी बेची, लैंड बेची, और उसके साथ कोई कंडीशन जुड़ी हुई है जिसके थर्ड पार्टी को बेनिफिट या लॉस होगा, तो थर्ड पार्टी वो इस कॉन्ट्रैक्ट में केस फाइल कर सकती है, स्यू कर सकती है, ठीक है। सेवंथ है कॉन्ट्रैक्ट एंटर थ्रू एन एजेंट, अगर एजेंट के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रहा है तो थर्ड पार्टी उसे इन्फोर्स करवा सकती है प्रिंसिपल के अगेंस्ट, ठीक है। मतलब जैसे अगर एजेंट और किसी पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वैसे तो प्रिंसिपल थर्ड पार्टी हुआ, लेकिन प्रिंसिपल का एजेंट नहीं कॉन्ट्रैक्ट करा है तो प्रिंसिपल भी इसमें केस फाइल कर सकता है, ठीक है। अब आगे आएगा वैलिड एग्जेम्पशन ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। अब कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो वैलिड हो जाते हैं बिना कंसिडरेशन के भी, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से ये आएंगे एग्जेम्पशन व्हेन कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। तो नंबर वन है नेचुरल लव एंड अफेक्शन, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल लव और अफेक्शन से किया गया है तो वो वैलिड हो जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या क्या है, वो एग्रीमेंट रिटर्न होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर लॉ, नेचर लव एंड अफेक्शन से होना चाहिए, जिन पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो नियर रिलेशनशिप में होनी चाहिए, और तो ये इन्फोर्सेबल हो जाता है बिना कंसिडरेशन के भी, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज, अगर आपने पास्ट में कोई सर्विसेज प्रोवाइड करी है अपनी मर्जी से, वॉलेंटरीली मतलब अपनी मर्जी से, तो आपको कंसिडरेशन मतलब दोबारा वो करने की जरूरत नहीं है अगर आपको कंसिडरेशन मिल रही है उसके बदले। अब मान लीजिए आपने किसी को कुछ सर्विस दी थी पहले और वो उसके लिए कंसिडरेशन आपको आज दे रहा है, तो आज आपको दोबारा वो काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पहले वो सर्विस दे चुके हैं। लेकिन इसके भी कुछ कंडीशन है, सर्विस रेंडर्ड वॉलेंटरी, मतलब अपनी मर्जी से दी जानी, मतलब अपनी इच्छा से दी जानी चाहिए सर्विस, कोई दबाव में नहीं दी जानी चाहिए। सर्विस रेंडर्ड फॉर प्रोमिजर, प्रोमिजर के लिए दी जानी चाहिए सर्विस। प्रोमिजर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस, प्रोमिजर वहां प्रेजेंट होना चाहिए जब आपने वो सर्विस प्रोवाइड करी थी। और प्रोमिजर हैव इंटेंशन टू कंपनसेट, और प्रोमिजर की इंटेंशन होनी चाहिए कि वो आपको इसके लिए कंपनसेट करेगा। थर्ड है कंप्लीटेड गिफ्ट के केस में, अगर आपने किसी को कोई कंप्लीट गिफ्ट दिया है, मतलब वो गिफ्ट आप पूरा दे चुके हैं, आपने कोई प्रॉमिस करके नहीं छोड़ दिया कि मैं तुमको गिफ्ट दूंगा, अगर आप वो कंप्लीट गिफ्ट दे चुके हैं किसी को तो फिर आपको कंसिडरेशन की उस केस में जरूरत नहीं होती है, बिना कंसिडरेशन के भी ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। फोर्थ है बेलमेंट, बेलमेंट का केस क्या होता है, जब आप किसी को गुड्स दें डिलीवर करने के लिए तो वो होता है बेलमेंट। बेलमेंट के लिए अगर आपने गुड्स दिए हैं किसी को तो इसमें कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है क्योंकि कुछ उस पर्पस के बाद वो गुड्स आपके पास दोबारा वापस आ जाएंगे। फिफ्थ है चैरिटी का केस, अगर चैरिटी का केस है, आप कहीं चैरिटी कर रहे हैं तो उसमें आपको कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, आप बिना कंसिडरेशन के भी चैरिटी कर सकते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड मान लिया जाता है। सिक्स जगह एजेंसी, कोई भी एजेंसी क्रिएट करने के लिए कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है, एजेंसी का मतलब कोई भी एजेंट बनाने के लिए। सेवंथ है प्रोमिस टू पे टाइम बेरेड डेट, टाइम बेरेड डेट कौन सा होता है, वो डेट जो आपने किसी पर्सन ने मान लीजिए आपसे आज डेट लिया और उसे आपको 3 साल तक नहीं लौटाया, तो 3 साल के बाद अब आप उसे कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं कर सकते, उसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते। 3 साल के अंदर अंदर आप कोई भी केस फाइल कर सकते हैं अगर कोई डेट आपने किसी को दिया है, ठीक है। अब अगर डेट दिया है और वो 3 साल तक उसने नहीं करा, मतलब नहीं दिया, और फिर आपका राइट चला जाता है स्यू करने का, तो इसे हम कह देते हैं टाइम बेरेड डेट। फिर अगर उस पर्सन का मन करता है कि मैं इस टाइम बेरेड डेट को कंपनसेट कर दूं, तो अगर वो ये डेट आपको देता है तो उसके बदले में आपको उसे कुछ कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गए हमारी एग्जेम्पशंस ऑफ विदाउट एग्जेम्पशन व्हेन कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक तरीके से ये हो गया हमारा। तो देखिए ये हमारा कंसिडरेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास कैपेसिटी टू पार्टी, पार्टी की क्या कैपेसिटी होती है, तो कैपेसिटी हम क्या कहते हैं, एबिलिटी, कंपिटेंसी ऑफ द पार्टी टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट,
ठीक है। तो हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन कॉम्पिटेंट होता है? 3 कंडीशन होती है। वो पर्सन मेजर होना चाहिए, मतलब 18 प्लस का होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, मतलब पागल वगैरह नहीं होनी चाहिए, नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ, लॉ के द्वारा उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाना चाहिए कि ये पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर लॉ ने ऐसा बोल दिया तो फिर वो पर्सन कॉम्पिटेंट नहीं रहेगा कॉन्ट्रैक्ट के। अब सबसे पहले हम देखते हैं एज ऑफ मेजोरिटी क्या है। तो इंडिया में एज ऑफ मेजोरिटी हम कैसे कहते हैं? जब कोई पर्सन 18 ईयर से ऊपर की एज का हो जाता है तो हम उसे मेजर कह देते हैं। अगर वो उससे नीचे का रहता है तो उसे माइनर कहा जाता है। माइनर से रिलेटेड कुछ लॉ हैं। एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय माइनर इज वॉइड अब इनिशियो। अगर माइनर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो वो स्टार्टिंग से ही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, मतलब अनइनफोर्सेबल होता है। सेकंड, नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। अगर कोई पर्सन ने माइनॉरिटी में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और कुछ टाइम के बाद वो मेजर हो गया, अब वो चाहे कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई कर लूं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई नहीं किया जा सकता, मतलब कोई उसे सही नहीं किया जा सकता, वैलिड नहीं किया जा सकता। थर्ड है माइनर कैन बेनिफिशियरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से बेनिफिट ले सकता है थर्ड पार्टी बन के, ठीक है। फोर्थ है माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। अगर माइनर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करके किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो भी गया तो उस पर कोई भी केस वगैरह फाइल नहीं हो सकता, कोई पनिशमेंट उसे नहीं मिलेगी, वो अपनी माइनॉरिटी से बच सकता है, माइनॉरिटी की वजह से। फिफ्थ है लाइबिलिटी फॉर नेसेसरी। अगर किसी पर्सन ने माइनर को कोई भी नेसेसरीज प्रोवाइड करी है, मतलब जो उसकी लाइफ के लिए जरूरी है, तो वो उससे वो अमाउंट रिकवर कर सकता है, लेकिन सिर्फ उसी एक्सटेंट तक रिकवर कर सकता है जितनी माइनर के पास प्रॉपर्टी है। उससे ज्यादा वो अमाउंट रिकवर नहीं कर सकता। अगर माइनर के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो वो कोई भी अमाउंट रिकवर नहीं कर सकता है पर्सन। सिक्स्थ है कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन हाउ फार इनफोर्सेबल। अगर कोई गार्जियन माइनर के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है माइनर के बिहाफ पर, तो वो कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता माइनर के लिए, ओनली नेसेसरी थिंग्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो वॉइड कहलाएगा, बट परचेज नहीं कर सकता। अगर सेल करके उसे फायदा हो रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी को, तो उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है वो, लेकिन लॉस के केस में सेल भी नहीं कर सकता है। सेवंथ है नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। हम माइनर को किसी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए फोर्स नहीं कर सकते। एट्थ है नो इंसॉल्वेंसी। माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं होगा। नाइन्थ है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में माइनर प्रॉफिट्स के लिए एंटर पार्टनर बन सकता है, बट लॉसेस के लिए उसकी या लाइबिलिटी के लिए कोई भी वो पार्टनर नहीं बन सकता है। टेंथ है माइनर कैन बी एजेंट। माइनर किसी प्रिंसिपल के एजेंट हो सकता है और उसके बिहाफ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। प्रिंसिपल के बिहाफ पर, अपने बिहाफ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और अगर कोई बाद में चल के कोई लाइबिलिटी अराइज होती है तो वो लाइबिलिटी प्रिंसिपल की होगी, ना कि माइनर की। 11th है माइनर कांट बाइंड पेरेंट और गार्जियन। माइनर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जिससे वो अपने पेरेंट्स और गार्जियन के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी अराइज कर दे, ठीक है। 12th है ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट। अगर माइनर और एडल्ट मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, और इस केस में माइनर की कोई लाइबिलिटी नहीं होती, सारी लाइबिलिटी एडल्ट पर्सन की होती है। 13th है श्योरिटी फॉर माइनर इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी व्हेन। श्योरिटी ऑफ माइनर मतलब क्या हो गया? अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और कोई एडल्ट पर्सन मतलब जो 18 प्लस का है वो उसके एज अ सिक्योरिटी प्रेजेंट है वहां, तो अगर बाद में कोई भी लाइबिलिटी अराइज होती है तो वो माइनर की लाइबिलिटी ना होकर श्योरिटी की लाइबिलिटी हो जाएगी। 14th है माइनर एज अ शेयर होल्डर। माइनर शेयर होल्डर नहीं आ सकता, बन सकता है कंपनी के अंदर। 15th है लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट। अ टॉर्ट इज सिविल रॉन्ग। अगर माइनर कोई टॉर्ट कर देता है, मतलब कोई भी गलत काम कर देता है जो सिविल रॉन्ग होता है हमारा, तो वो उसके लिए लाइबल नहीं होता, ठीक है। ये तो हो गया हमारा मेजोरिटी के बारे में। अब दूसरा पॉइंट था उसमें कॉम्पिटेंट में कि पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड। एक पर्सन को हम साउंड माइंड का कब कहेंगे? जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते समय उस कॉन्ट्रैक्ट की सारी टर्म और कंडीशन को अच्छे से समझ सकता हो, तो उसे हम कहेंगे पर्सन ये साउंड माइंड का है। इफ ही इज इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग टर्म्स एंड कंडीशन, और अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन को समझने में इनकेपेबल है तो वो अनसाउंड माइंड का कहलाएगा। अब इसमें क्या होता है? अगर कोई पर्सन साउंड माइंड का है उसने तब कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो वैलिड हो जाता है। अनसाउंड माइंड में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। थर्ड था उसमें कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालिफाइड पर्सन। अगर कोई पर्सन डिस्क्वालिफाइड है लॉ से, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इसका मतलब क्या है? बिसाइड माइनर एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड देयर आर आल्सो अदर पर्सन हु आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। कुछ ऐसे पर्सन हैं जिन्हें लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। कौन कौन से हैं? जैसे कि फॉरेन सॉवरिजन, एम्बेसडर्स हैं, एलियन एनिमी है, कॉर्पोरेशंस हैं और इंसॉल्वेंट्स हैं। ये सारे पर्सन हैंगे जिन्हें लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट करने से। अगर ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वैलिड नहीं होता है।
अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्री कंसेंट। आपने पहले मैं आपको बता चुका हूँ फ्री कंसेंट क्या है, जो कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये सारी चीजें थी वो थी फ्री कंसेंट वाले टॉपिक में। मैंने कहा था ये चल के हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे, तो देखिए वो टॉपिक आ चुका है। सबसे पहले हम समझते हैं कंसेंट क्या होता है। जब दो पर्सन किसी सेम चीज पर सेम सेंस में अपनी वो दे रहे हो, एग्री हो, तो उन्हें हम कहते हैं कंसेंट देना। ठीक है, अगर कोई दो पर्सन किसी सेम चीज पर एग्री कर रहे हैं कि हाँ ये ठीक है या ये यही है, तो उसे हम कंसेंट कहते हैं। अब कंसेंट फ्री कब होती है? जब वो कोर्जन, अंडी इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक से ना हुई हो, तो उसे हम कहते हैं फ्री कंसेंट। सबसे पहले समझते हैं कोर्जन क्या होता है। तो कोर्जन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट। मतलब कोर्जन का मतलब होता है, मैं आपको समझा देता हूँ, कुछ करना या कुछ करने के लिए डराना। किसी पर्सन के लिए जो कोई भी एक्टिविटी जो कि इंडियन पेनल कोड में रिस्ट्रिक्ट करी गई है, या फिर किसी के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, ये सारी चीजें कोर्जन में आती हैं। और ये सारी चीजें किस लिए की जाती हैं? किसी पर्सन की एसेंट लेने के लिए अगर की जा रही हैं, मतलब हामी या मंजूरी लेने के लिए की जा रही है, तो उसे हम कोर्जन कहते हैं। कोर्जन के इफेक्ट क्या क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय कोर्जन इज वॉइडेबल। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कोर्जन की वजह से वो वॉइडेबल हो जाता है। किसके ऑप्शन पर? एग्रीव्ड पार्टी, मतलब जिस पार्टी की कंसेंट ली गई है उसके ऑप्शन पर। एज कंसिक्वेंस ऑफ रिसेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट डिसाइडिंग कॉन्ट्रैक्ट इफ रिसीव्ड। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी भी पार्टी को कोई बेनिफिट मिला है, तो वो बेनिफिट रिटर्न करना पड़ेगा। अगर दोनों में से किसी भी पार्टी ने कोई बेनिफिट लिया है इस कॉन्ट्रैक्ट से, और अगर किसी पार्टी ने मनी पे करी है किसी भी पार्टी को, तो वो मनी को भी रिटर्न करना पड़ेगा। ये हो गया हमारे इफेक्ट ऑफ कोर्जन। कोर्जन हो गया। सेकंड है अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशन बिटवीन पार्टीज आर सच दैट वन पार्टी इज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर एंड ही यूज दैट पोजीशन टू हैव ऑब्टेन द अनफेयर एडवांटेज ओवर अदर। मतलब जब दो पार्टीज हो कॉन्ट्रैक्ट में, उस कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज में एक पार्टी किसी ऐसी पोजीशन पर हो कि वो दूसरे की विल को डोमिनेट कर सके, मतलब उसके अपनी इच्छा के अनुसार उसकी विल को चेंज कर सके, उसकी इच्छा को चेंज कर सके, तो उसे हम कहेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से हुआ है। और अनड्यू इन्फ्लुएंस से होने पर कॉन्ट्रैक्ट में किस लिए करा जाता है? उसकी एसेंट लेने के लिए, मंजूरी लेने के लिए, या कोई अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए। अनड्यू इन्फ्लुएंस का एग्जांपल है, मान लीजिए कोई टीचर और स्टूडेंट है, तो टीचर एक डोमिनेट पोजीशन पर होता है कि वो स्टूडेंट को जो भी कमांड देगा वो उसे माननी पड़ेगी स्टूडेंट को, चाहे जो हो। तो इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर कोई गलत कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, मतलब कोई भी फोर्स वगैरह से टीचर कोई काम करवा रही है, तो उसे हम कहेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस का कॉन्ट्रैक्ट। अब इसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है अनड्यू इन्फ्लुएंस के? रिलेशन होनी चाहिए, पार्टीज किसी नियर रिलेशन में होनी चाहिए। पोजीशन टू डोमिनेट द विल, किसी एक पार्टी किसी ऐसी पोजीशन पे होनी चाहिए कि वो दूसरे की विल को डोमिनेट कर सके। थर्ड है ऑब्जेक्ट मस्ट बी टेक अनड्यू एडवांटेज। और पर्पस क्या होना चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट का? अनड्यू अनफेयर एडवांटेज लेना पर्पस होना चाहिए इसका। ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर जाता है? अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से होता है और किसी पार्टी ने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट, जाके बाद में केस फाइल कर दिया कि इस पर्सन ने मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करा है अनड्यू इन्फ्लुएंस है, तो बर्डन रहेगा जिसके ऊपर केस फाइल किया गया। मान लीजिए दो पार्टी हैं, एक पार्टी कोर्ट में जाती है कि इसने, जो दूसरी पार्टी ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है ये अनड्यू इन्फ्लुएंस से करा है, तो दूसरी पार्टी है उसके ऊपर बर्डन रहेगा कि तुम्हें प्रूव करना है ये कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से हुआ है या नहीं हुआ। थर्ड आता है हमारा फ्रॉड। फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड। फ्रॉड के अंदर कुछ मतलब और कुछ चीजें इंक्लूड हैं। क्या क्या? कमिटेड बाय पार्टी, जो कि पार्टीज करती हैं, और या तो पार्टी करती हैं या उसका एजेंट करता है, किस इंटेंशन थे कि हमें दूसरी पार्टी को डिसीव करना है, मतलब धोखा देना है, तो उसे हम फ्रॉड कहते हैं। अब देखिए क्या क्या चीज आती है फ्रॉड में। नंबर 1, द सजेशन ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय व्हाट हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। मतलब किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप कोई ऐसा सजेशन दे रहे हो या ऐसा फैक्ट बता रहे हो जो कि आपको पता है कि ये गलत है, लेकिन आप फिर भी बता रहे हो, तो उसे हम फ्रॉड कहेंगे। सेकंड है द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। एक्टिव कंसीलमेंट का मतलब होता है जब आप कोई जानबूझकर कोई चीज छुपा लो जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी हो, उसे हम फ्रॉड कहेंगे। थर्ड, अ प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म इट। अगर आप किसी को कोई प्रॉमिस कर रहे हो कोई भी परफॉर्मेंस से रिलेटेड, लेकिन आपकी इंटेंशन नहीं है उसको परफॉर्म करने की, तो उसे हम फ्रॉड कहेंगे। फोर्थ, एनी एक्ट फिटेड टू डिसीव। और कोई भी एक्ट जो कि डिसीव करने में फिट हो, मतलब धोखा देने में सही हो। या फिर एनी सच एक्ट ओमिशन लॉ स्पेशली डिक्लेयर्ड फ्रॉडुलेंट। और कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन जो कि लॉ ने डिक्लेयर कर रखा हो कि ये फ्रॉड है, तो वो सारी चीजें फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाती हैं। अब इफेक्ट क्या होता है फ्रॉड का? नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ डिफ्रॉडेड पार्टी। जिस पार्टी के साथ फ्रॉड किया गया है उसके ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है।
ही कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट विद इन रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन मतलब कैंसिल कर सकती है और डैमेजेस क्लेम कर सकती है। मियर साइलेंस इज अ नॉट फ्रॉड, अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बिल्कुल शांत हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं किसी भी चीज से रिलेटेड, तो ये फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आता है। साइलेंट इज फ्रॉड व्हेन, लेकिन कई टाइम ऐसा भी होता है साइलेंस फ्रॉड हो जाती है। कब कब? जब ड्यूटी टू पर्सन स्पीक, जब उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पर्सन की ड्यूटी है कि तुम्हें ये सारी चीजें पर्सन को जो भी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे उसे बताना है, लेकिन वो फिर भी नहीं बता रहा है, तो उसे हम कहेंगे कि ये फ्रॉड है। कौन इस कैटेगरी में कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट आते हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज होते हैं, इसमें सभी चीजें बतानी होती हैं, साइलेंस नहीं रहना होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में सारी चीजें बतानी होती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट में, शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट में और फाइड्यूशरी रिलेशनशिप में सारी चीजें बतानी होती हैं। ये हो गया हमारा फ्रॉड का। नेक्स्ट है हमारा मिसरिप्रेजेंटेशन। तो मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है? मींस पॉजिटिव असर्शन इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय इंफॉर्मेशन ऑफ पर्सन मेकिंग इट दैट व्हिच इज नॉट ट्रू दो ही बिलीव इट टू बी ट्रू। फ्रॉड में ये था कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई फैक्ट या सजेशन देते हैं जो कि आपको पता है ये गलत है, लेकिन आप फिर भी दे रहे हैं, तो वो फ्रॉड हो जाता था। लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? आप कोई फैक्ट या सजेशन दे रहे हैं जो कि आपको भी लगता है कि ये ट्रू है, लेकिन वो गलत है, लेकिन आपको लग रहा है कि ट्रू है, तो अगर आप वो दे रहे हैं तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट इंटेंट टू रिसीव गेन और एडवांटेज टू पर्सन कमिटिंग इट, या कोई ड्यूटी का ब्रीच करना बिना इंटेंशन के, किस लिए? बिना किसी गेन के लिए, बिना किसी पार्टी को फ्रॉड करने के लिए, तो वो हमारा मिसरिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में आता है। डिफरेंस दिया है कोर्दन और अंडू इन्फ्लुएंस में। नेचर बताया पहले, इट इन्वॉल्व कोर्दन में फिजिकल फोर्स और थ्रेट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट इट। कोर्दन में फिजिकल फोर्स का यूज किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाने के लिए। अंडू इन्फ्लुएंस में मेंटल पावर का प्रेशर बनाया जाता है। कोर्दन में इट इन्वॉल्व कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू एक्ट। कोर्दन में कोई वो सभी एक्ट यूज किए जाते हैं जो कि इंडियन पेनल कोड में फॉरबिड किए गए हैं, बट इंडियन इन्फ्लुएंस में नो सच इलीगल एक्ट, लेकिन इंडियन इन्फ्लुएंस में कोई भी इस टाइप के एक्ट कमिट नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट है इट इज नॉट नेसेसरी देयर मस्ट बी शॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पार्टी। कोर्दन के अंदर ये जरूरी नहीं है कि पार्टीज के बीच में कोई रिलेशनशिप होनी चाहिए तभी कोर्दन होगा, लेकिन इंडियन इन्फ्लुएंस में ये जरूरी है पार्टी के बीच में रिलेशनशिप होनी चाहिए। नेक्स्ट है कोर्दन। कोर्दन नीड नॉट प्रोसीड फ्रॉम द प्रोमिजर, इट कैन बी डन इवन बाय स्ट्रेंजर। कोर्दन जरूरी नहीं है कोई प्रोमिजर ही खुद करे, लेकिन ये किसी और पर्सन से भी कोर्दन करवा सकता है प्रोमिजर। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस हमेशा कौन करता है? पार्टीज के ही बीच में होता है, कोई थर्ड पर्सन अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कोर्दन में द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है जिसकी कंसेंट ली गई है उससे के ऑप्शन पर, और अनड्यू इन्फ्लुएंस में भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है जिसकी एसेंट ली गई होती है। इन्फोर्चेबिलिटी के बेसिस पर कोर्दन में आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, चाहिए तो हो गया। पोजीशन ऑफ बेनिफिट इन दिस कॉन्ट्रैक्ट इज रिसेंडेड बाय एग्रीड पार्टी एज पर सेक्शन एनी बेनिफिट रिसीव्ड हैज बीन रिस्टोर्ड। अगर कोर्दन के अंदर कोई भी बेनिफिट लिया गया है तो उसे रिस्टोर मतलब वापस करना होगा। और अंडर इन्फ्लुएंस में द कोर्ट हैज डिक्लेरेशन टू डायरेक्ट द एग्रीड पार्टी टू रिटर्न बेनिफिट, और अंडर इन्फ्लुएंस में भी अगर कोई बेनिफिट लिया गया है तो उसे भी वापस करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कोर्दन और अंडू इन्फ्लुएंस में। अब आएगा फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में। फ्रॉड क्या होता है? टू डिसीव द पार्टी बाय हाइडिंग ट्रूथ, किसी भी पर्सन को धोखा देना, कोई सच छुपा कर, उसे हम कहेंगे फ्रॉड। मिसरिप्रेजेंटेशन में डिसीव मतलब धोखा देने की कोई इंटेंशन नहीं होती है। फ्रॉड में द पर्सन मेकिंग स्टेटमेंट बिलीव इट इज अनट्रू, जो पर्सन ये स्टेटमेंट या फैक्ट कोई भी बता रहा है उसे पता होता है कि ये ट्रू नहीं है, वो फिर भी बता रहा होता है, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में उस पर्सन को खुद भी लगता है कि ये ट्रू है। ठीक है, फ्रॉड का अगला है द इंजर्ड पार्टी कैन क्लेम द डैमेजेस। फ्रॉड के अंदर डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। अब इफेक्ट ऑफ एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट, अगर बिना फ्री कंसेंट के कोई भी एग्रीमेंट होता है, मतलब व्हेन कंसेंट टू एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय कोर्दन से, फ्रॉड से या मिस रिप्रेजेंटेशन से, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ हुज, किसके ऑप्शन पर? जिस पार्टी की कंसेंट ली गई है उसके ऑप्शन पर। आगे आएगा नेक्स्ट मिस्टेक। मिस्टेक क्या होता है? मिस्टेक कैन बी आइडेंटिफाइड इनोसेंट और इरोनियस बिलीफ विच लीड द पार्टी टू अंडरस्टैंड द अदर्स, मतलब कोई भी ऐसी इनोसेंट या इरोनियस बिलीफ जिसकी वजह से कोई पार्टी किसी को गलत समझ ले, उसे हम कहेंगे मिस्टेक। मिस्टेक दो तरीके से हो सकती है, यूनिलेटरल, बाइलेटरल। बाइलेटरल मिस्टेक जब दोनों पार्टी मिस्टेक कर रही हो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और यूनिलेटरल जब एक पार्टी मिस्टेक कर रही हो। मिस्टेक दो टाइप की होती है, मिस्टेक बाय लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ, अ मिस्टेक ऑफ लॉ डज नॉट रेंडर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। अगर आपने अपने कंट्री के लॉ की मिस्टेक करी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता है, और
आपको कोई एक्सक्यूज नहीं दी जाएगी कि आपको लॉ के बारे में नहीं पता था, तो इसे हम इसके अंदर आपको पनिशमेंट या कोई भी फाइन फाइल किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने किसी फॉरेन लॉ की मिस्टेक करी है तो उसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट करके अवॉइड किया जा सकता है। सेकंड है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट व्हेन बोथ पार्टी टू एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक ऑफ मैटर ऑफ फैक्ट। जब दोनों पार्टी किसी कॉन्ट्रैक्ट के फैक्ट से रिलेटेड मिस्टेक कर रहे हो तो उसे हम कहेंगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ये चार्ट मैंने बना के दे रखा है आपको, आप इसे देख लीजिएगा। लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। एक ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन कब लीगल होता है? तो नंबर 1, व्हेन कंसिडरेशन इज फॉरबिडन बाय लॉ। अगर कंसिडरेशन लॉ के द्वारा फॉरबिडन है, मतलब लॉ ने उसे मना कर रखा है कि ये कंसिडरेशन नहीं हो सकती है, तो वो लीगल नहीं होती है। एंड एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ आर दोज व्हिच आर पेरिशेबल अंडर एनी स्टैट्यूट एज वेल एज प्रोहिबिटेड बाय रेगुलेशन और ऑर्डर ऑफ लेजिस्लेचर। कोई भी लेजिस्लेचर या रेगुलेशन है जब उसे फॉरबिड कर रखा हो तो वो हमारा कंसिडरेशन अनलॉफुल हो जाती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आएगा व्हेन कंसिडरेशन डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। कंसिडरेशन अगर किसी भी लॉ की प्रोविजन को डिफीट कर रही है तो वो अनलॉफुल हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। थर्ड है व्हेन कंसिडरेशन डिफीट एनी रूल फॉर टाइम बीइंग फोर्स इन इंडिया। अगर कंसिडरेशन इंडिया में कोई रूल बना हुआ है इस टाइम पर और वो कंसिडरेशन उस रूल को ब्रेक कर रही है तो भी वो अनलॉफुल हो जाएगी। फोर्थ व्हेन इट इज फ्रॉडुलेंट। अगर कंसिडरेशन ही फ्रॉड डिक्लेयर कर रखी गई है तो वो अनलॉफुल होती है। फिफ्थ व्हेन कंसिडरेशन इन्वॉल्व इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी टू अनदर। अगर कंसिडरेशन ऐसी है जो दूसरे पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाए तो वो कंसिडरेशन अनलॉफुल होगी। सिक्स्थ व्हेन कंसिडरेशन इमोरल। जब कंसिडरेशन इमोरल होगी तो अनलॉफुल तो हो ही जाएगी। सेवंथ है व्हेन एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। जब कंसिडरेशन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो जाएगी तो वो अनलॉफुल हो जाती है। अब जो हमने देखा अभी लास्ट पॉइंट एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इसमें क्या क्या चीजें आती है? तो नंबर 1 ट्रेडिंग विद एनिमी। अगर आपका आपकी कंट्री का किसी कंट्री के साथ वॉर चल रहा है और फिर भी आप उस कंट्री के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो वो आपका एक तरीके से हो जाएगा ट्रेडिंग विद एनिमी। सेकंड है मेंटेनेंस एंड सिंपैथी। तो मेंटेनेंस क्या होता है? अगर आप किसी पर्सन को पैसे वगैरह की हेल्प करें या सपोर्ट करें किस लिए, कोई केस मेंटेन करने के लिए, जो उसका केस नहीं चल पा रहा है, आपने उसकी उसमें हेल्प करी कि वो केस मेंटेन करके रख सके जिसमें आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो वो हो जाता है मेंटेनेंस। सिंपैथी होता है आप हेल्प कर रहे हो उसकी केस मेंटेन करने में, किस लिए? क्योंकि आपका इंटरेस्ट है, आप उससे ये कह रहे हैं कि जब आपका केस फाइनल हो जाए तो आपको इसमें से मेरे को इतना शेयर देना पड़ेगा, तो वो हो जाता है मेंटेनेंस एंड सिंपैथी। ये भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होता है। थर्ड है मैरिज एग्रीमेंट ब्रोकरेज। अगर मैरिज के एग्रीमेंट में कोई ब्रोकरेज ली या दी जा रही है तो वो भी एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कहलाता है। फोर्थ है ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफर एंड टाइटल्स। अगर पब्लिक ऑफिस में आप ट्रैफिकिंग का मतलब होता है रिश्वत वगैरह देते हैं तो ये एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होता है। फिफ्थ एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली। अगर कोई एग्रीमेंट है जो कि मोनोपोली क्रिएट करने के अकॉर्डिंग है, वो मोनोपोली क्रिएट कर देगा किसी की भी, तो वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होता है। सिक्स्थ इंटरफेरेंस इन कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर आप किसी जुडिशियल ऑफिसर को फोर्स करें या इंड्यूस करें और उसको अपने फेवर में डिसीजन देने के लिए इंड्यूस करें तो वो एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी की कैटेगरी में आता है। सेवंथ इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। अगर किसी पार्टी की कोई ड्यूटी है फिर भी वो उसके लिए पैसे या आपसे कुछ भी मांग रहा है तो वो इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन की कैटेगरी में आ जाता है और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो जाता है। एट्थ है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। अगर कोई केस चल रहा है पहले से ही कोर्ट वगैरह में और आप किसी फोर्स का या पावर का यूज करके उस केस को रोकने की, रिस्ट्रिक्ट करने की, रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करें उस पर, तो वो एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी की कैटेगरी में आता है। नाइन्थ है कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट। अगर कंसिडरेशन ऐसी है जो आधी लॉफुल है आधी अनलॉफुल है तो ये भी जो लॉफुल वाली हो जाएगी वो वैलिड हो जाएगी और जो अनलॉफुल होगी वो वॉइड हो जाएगा एग्रीमेंट। अब वॉइड एग्रीमेंट की बात करते हैं। वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं? तो नंबर 1 में एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। अगर आप किसी को शादी करने से रोकते हैं, मैरिज करने से रोकते हैं, तो वो जो एग्रीमेंट होगा वो आपका वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अगर आप किसी को बिजनेस, ट्रेड या प्रोफेशन करने से रोकते हैं तो ये भी एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में आते हैं। थर्ड एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच अनसर्टेन। कोई एग्रीमेंट है जिसका मीनिंग अनसर्टेन है, मतलब उसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि किस चीज के रिगार्डिंग एग्रीमेंट किया जा रहा है, तो वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में आ जाता है। फोर्थ एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, मतलब केस वगैरह चल रहा है, उसे आप रोकने की कोशिश करते हैं तो वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में आता है। फिफ्थ वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होते हैं? जिसमें आप किसी पर्सन को एक सम ऑफ मनी देने के लिए प्रॉमिस करते हैं अगर कोई अनसर्टेन इवेंट होता है या नहीं होता है तो, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। तो वो सारे एग्रीमेंट वेजरिंग एग्रीमेंट की कैटेगरी में आते हैं और वॉइड होते हैं। ठीक है, एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं जो गैम्बलिंग के एग्रीमेंट्स होते हैं।
अब इसेंशियल ऑफ वेजर, वेजर का एग्रीमेंट होने के लिए क्या जरूरी है? तो नंबर 1, पार्टी शुड हैव टू नॉट एनी इंटरेस्ट इन वेजर। जो जिस चीज पर वेजरिंग का एग्रीमेंट बन रहा है उसमें पार्टीज का कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। सेकंड है देयर मस्ट बी प्रॉमिस टू पे मनी, और प्रॉमिस किया जाना चाहिए कि मनी पे करेंगे, तो वो हमारा वेजरिंग की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब ट्रांजेक्शन सिमिलर टू वेजर, कुछ ट्रांजेक्शन है जो वेजर की जैसी होती है। कौन कौन सी? लॉटरी ट्रांजेक्शन हो गई, स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन होगी, हॉर्स रेस की ट्रांजेक्शन होती है, क्रॉस वर्डल एंड कंपटीशन होते हैं, ये सारे वेजरिंग की कैटेगरी में आते हैं और वॉइड एग्रीमेंट बन जाते हैं, ये वैलिड नहीं रहते। लेकिन अब कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी भी हैं जो वेजरिंग की तरह लगती हैं लेकिन होती नहीं है वो वेजरिंग, जैसे कि चिट फंड हो गया, कमर्शियल ट्रांजैक्शन, गेम ऑफ स्किल एंड एथलीट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, ये सारे वैलिड की कैटेगरी में आते हैं और वैलिड ही रहते हैं, ये वॉइड नहीं होते। आगे है डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड वेजरिंग, ये आप पढ़िए देखिए। मीनिंग है सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई, जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट में क्या है? एक सम ऑफ मनी दिया जाता है किसी इवेंट के होने या ना होने पर। कंसिडरेशन में दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में म्यूचुअल कंपनसेशन होता है, बट वेजरिंग में कोई कंपनसेशन नहीं होता है। इंटरेस्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में पार्टीज का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है लाइफ और प्रॉपर्टी में, बट वेजरिंग एग्रीमेंट में कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट या वगैरह इंटरेस्ट वगैरह नहीं होता। फोर्थ है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इंडेमनीफाई होता है, मतलब कंपनसेट किया जाता है इंश्योर्ड पर्सन को, जबकि वेजरिंग में क्या होता है? जो लूजर होता है उसे एक फिक्स्ड अमाउंट को पे करना पड़ता है। इन्फोर्सेबिलिटी, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस होते हैं वो वैलिड होते हैं, इन्फोर्सेबल होते हैं, बट जो वेजरिंग एग्रीमेंट होते हैं वो वॉइड और अनफोर्जेबल होते हैं। प्रीमियम दे रखा है, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में हमें प्रीमियम पे करनी पड़ती है फिक्स्ड इंटरवल पर, बट वेजरिंग के कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट। अब आगे देखते हैं दूसरा टॉपिक। अब देखिए हमारे पास हैगा ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। एक पार्टी की क्या क्या ऑब्लिगेशन होती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? तो जो भी पार्टी ने जो भी उनकी ड्यूटी है या फिर जो भी उनकी परफॉर्मेंस है वो उन्हें करनी चाहिए। रिस्पेक्टिव क्या लिखा है? द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म, मतलब परफॉर्म करना चाहिए या ऑफर करना चाहिए परफॉर्म करने के लिए जो भी उनका रिस्पेक्टिव प्रॉमिस है। प्रोमिस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोमिसर इन केस ऑफ डेथ ऑफ, अगर प्रोमिसर की डेथ हो जाती है तो जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहता है वो बाउंड हो जाता है उस प्रोमिस से। परफॉर्मेंस दो टाइप की बताई गई है हमें, एक्चुअल परफॉर्मेंस और ऑफर टू परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होती है? जब जो जिसकी ड्यूटी है वो उसे कर देता है तो ये हो जाती है एक्चुअल परफॉर्मेंस। और जो हमारी ऑफर टू परफॉर्मेंस होती है वो क्या होता है? अगर किसी पार्टी की कोई ड्यूटी है वो उसे करना चाहता है लेकिन जो प्रोमिस है वो उसे रोक देता है, मतलब प्रोमिसर अपनी ड्यूटी को करने के लिए अटेम्प्ट करता है बट जो प्रोमिस है वो उसे ऐसे करने से मना कर देता है, तो ये हो गया ऑफर टू परफॉर्मेंस। अब आएगा इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। अगर कोई मतलब प्रोमिस ऑफर को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, अगर प्रोमिसर ऑफर कर रहा है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस करना चाहता हूँ बट प्रोमिस ही मना कर देता है, तो उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं? तो देखिए जब वो एक्सेप्ट करने से मना कर देता है तो प्रोमिसर नॉन परफॉर्मेंस के लिए लायबल नहीं रहता, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता और ना ही वो अपना कोई राइट खोता है। ठीक है, आगे इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म होली। अगर कोई पर्सन अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने से मना कर देता है तो क्या हो जाता है? तो कॉन्ट्रैक्ट ही बिल्कुल एंड हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, इसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट कर लिया जाता है। आगे है बाय हुमा कॉन्ट्रैक्ट में भी परफॉर्म्ड। एक कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म कर सकता है? तो नंबर 1 है प्रोमिसर हिमसेल्फ। अगर कॉन्ट्रैक्ट में वैसे तो प्रोमिसर को खुद ही परफॉर्म करना होता है कॉन्ट्रैक्ट, ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई और अलग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल्स वगैरह और उसकी नॉलेज से रिलेटेड होंगे तो वो प्रोमिसर को खुद ही परफॉर्म करने पड़ेंगे। उसके अलावा प्रोमिसर का एजेंट भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है अगर उसमें उसकी पर्सनल स्किल्स, प्रोमिसर की पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व नहीं है तो। थर्ड है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर प्रोमिसर की डेथ हो जाती है तो उसके केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो बाइंड हो जाता है परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है प्रोमिसर की और प्रोमिसर की डेथ हो जाती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर इस टाइप के जिसमें पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं आती है। फोर्थ है थर्ड पर्सन। अगर प्रोमिस एग्री करता है तो कोई थर्ड पर्सन भी परफॉर्म कर सकता है प्रोमिस को ऑन प्रोमिसर के बिहाफ पर। ठीक है, प्रोमिस के लिए। फिफ्थ है जॉइंट प्रोमिसर। अगर दो से ज्यादा पर्सन मिलकर प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम परफॉर्म करेंगे तो वो सभी इक्वली लायबल होते हैं इसको फुलफिल करने के लिए। अब आएगा हमारे पास एक टॉपिक सक्सेशन। सक्सेशन क्या होता है? जब एक कॉन्ट्रैक्ट में प्रोमिसर की डेथ के बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उसके एसेट्स के साथ साथ उसकी सारी लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर होती हैं तो उसे हम कहते हैं सक्सेशन। और असाइनमेंट क्या होता है? जब
किसी कॉन्ट्रैक्ट में प्रोमिजर की डेथ के बाद लीगल हायर को सिर्फ उसके एसेट ट्रांसफर होते हैं, लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं होती, तो उसे हम कहते हैं असाइनमेंट। अब आएगा लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिजर एंड प्रोमिजी। जॉइंट प्रोमिजर और प्रोमिजी की क्या लाइबिलिटी होती है? तो व्हेन टू और मोर पर्सन हैव मेड अ जॉइंट प्रोमिस देन अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर आफ्टर डेथ ऑफ। तो क्या होती है, अगर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी को प्रोमिस करते हैं तो अगर उन सभी की जॉइंटली लाइबिलिटी होती है। अगर उनमें से किसी की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाकी जितने भी जिंदा हैं उनके साथ मिलकर उस लाइबिलिटी को फुलफिल करेगा जॉइंटली। लाइबिलिटीज आएंगी, एनी वन ऑफ जॉइंट प्रोमिजर में कंपेल टू परफॉर्म। अब क्या क्या लाइबिलिटीज होती हैं? जो प्रोमिजी है, जिसको प्रोमिस किया गया है, वो किसी भी एक जॉइंट प्रोमिजर को कह सकता है कि मुझे तुमसे परफॉर्मेंस चाहिए, तुम बाकी अपने चाहे जिससे जो करो, मुझे तुमसे चाहिए परफॉर्मेंस। तो ऐसा हो सकता है। सेकंड है ईच प्रोमिजर में कंपेल कंट्रीब्यूशन। अगर प्रोमिजी ने ऐसा कहा कि मुझे किसी एक जॉइंट प्रोमिसर में से किसी एक को कह दिया कि तुमसे परफॉर्मेंस चाहिए, तो वो जॉइंट प्रोमिसर जिसे कहा गया है मुझसे तुमसे परफॉर्मेंस चाहिए, वो बाकियों से उसका कंट्रीब्यूशन ले सकता है। थर्ड है शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन। अगर कोई भी जॉइंट प्रोमिसर डिफॉल्ट कर जाता है कंट्रीब्यूशन में, तो बाकी सभी को इक्वली उस लॉस को बियर करना पड़ेगा। अब अगर राइट ऑफ प्रोमिसी, एक प्रोमिसी के क्या क्या राइट होते हैं? तो when a person had made a promise to a more person jointly, then unless a contrary intention appear from the contract, the right to claim performance rests between him and them and after death of anyone। अगर एक पर्सन दो या दो से ज्यादा पर्सनों को प्रोमिस करता है जॉइंटली, तो उन सभी के पास राइट होता है परफॉर्मेंस के लिए डिमांड करने का, कि राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस का। ठीक है। टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस बोला है, टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम स्पेसिफाई नहीं करा है कि कब परफॉर्म करना है प्रोमिस, तो रीजनेबल टाइम पे परफॉर्म किया जाएगा। सेकंड है टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन इज मेड। अगर टाइम बता दिया है लेकिन ये नहीं बताया कब करना है, टाइम बता दिया कि इतने टाइम करना है लेकिन ये नहीं बताया कैसे करना है, कब करना है, तो यूजुअल बिजनेस आवर में परफॉर्म करना पड़ेगा प्रोमिस को। थर्ड है एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। अगर ये बता दिया है कि कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, तो वो उसी तरीके से परफॉर्म किया जाएगा। फोर्थ है प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज मेड एंड नो प्लेस फिक्स्ड। अगर कोई भी प्लेस फिक्स्ड नहीं की गई है कहाँ परफॉर्म करना है, तो रीजनेबल प्लेस पे परफॉर्म किया जाएगा। फिफ्थ है परफॉर्मेंस इन मैनर और एट टाइम प्रिस्क्राइब और सैंक्शनड बाय प्रोमिसी। अगर प्रोमिसी ने बता दिया है किस टाइम होनी चाहिए, किस मैनर में होनी चाहिए, तो उसी मैनर और उसी टाइम पर होनी चाहिए परफॉर्मेंस। अब आएगा परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिस। रेसिप्रोकल प्रोमिस क्या होते हैं? जब एक पार्टी प्रोमिस करती है किसी प्रोमिस के बदले में, आपने एक प्रोमिस किया उसके बदले में उसने भी एक प्रोमिस किया, तो ये हो गया रेसिप्रोकल प्रोमिस। तो इसके कुछ रूल है। नंबर 1, प्रोमिस आर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रोमिस रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। आप तब तक अपना प्रोमिस परफॉर्म करने के लिए बाउंड नहीं होते जब तक सामने वाली पार्टी भी अपना प्रोमिस करने के लिए बाउंड और रेडी हो। सेकंड है ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिस। अगर कोई ऑर्डर बताया गया है रेसिप्रोकल प्रोमिस का, तो उसी ऑर्डर में परफॉर्म किया जाना चाहिए, कि पहले मेरा होगा फिर तुम्हारा होगा, पहले तुम्हारा होगा फिर मेरा होगा। अगर ऐसा नहीं बताया गया है तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर को डिसाइड किया जाएगा। थर्ड है लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कोई पार्टी कुछ ऐसा काम करती है जिससे कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाए या वॉइड होने की उस पर आ जाए, ब्रीच हो जाए, तो जिस पार्टी ने ऐसा काम करा होगा और जो दूसरी वाली पार्टी है उसके पास ऑप्शन आ जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकती है। फोर्थ है इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू प्रोमिस विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म्ड इन कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई ऐसा प्रोमिस है जिसमें रेसिप्रोकल प्रोमिस है, फर्स्ट वाले ने डिफॉल्ट कर दिया अपना प्रोमिस परफॉर्म करने के लिए, तो जो दूसरा वाला प्रोमिसर है उसे भी प्रोमिस परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ है इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट टाइम फिक्स्ड इन कॉन्ट्रैक्ट विच टाइम इज इसेंशियल। अगर टाइम फिक्स्ड किया गया है किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रोमिस को परफॉर्म करने का, तो अगर टाइम फिक्स्ड इसेंशियल एलिमेंट है उसका, तो वॉइडेबल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। अगर टाइम इसेंशियल एलिमेंट नहीं है तो वैलिड रहेगा। आगे है एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। अब एक एग्रीमेंट होता है इम्पॉसिबल एक्ट का, मतलब कुछ ऐसा करने के लिए एग्रीमेंट किया जाए जो कि इम्पॉसिबल हो। तो दो टाइप के होते हैं ये। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तभी पता होता है कि ये इम्पॉसिबल है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। तो अगर दोनों पार्टी को पता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, दोनों पार्टियों को नहीं भी पता है तो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अगर एक पार्टी को पता है दूसरी को नहीं पता है तो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो गई, साथ में क्लेम कंपनसेशन भी क्लेम किया जाएगा। सेकंड है सब्सिक्वेंट और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ये क्या होता है? व्हेन परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस, जब कॉन्ट्रैक्ट बना था तब तो ये सही था लेकिन बाद में चल के कुछ ऐसे सर्कमस्टांस हो जाते हैं जिसकी वजह से ये इम्पॉसिबल हो जाता है, तो वो होता है सब्सिक्वेंट और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। तो सेवंथ है रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू सर्टेन थिंग्स दैट आर लीगल एंड आल्सो सम अदर थिंग दैट आर इलीगल।
अगर रेसिप्रोकल प्रॉमिस है जिसमें एक प्रॉमिस लीगल है दूसरा इलीगल है, तो जो लीगल वाला है वो वैलिड है, जो इलीगल है वो वॉइड हो जाता है। एट्थ अल्टरनेटिव प्रोमिस ऑफ ब्रांच बीइंग इलीगल। हमारे पास चॉइस है कि आप या तो ये वाला ऑप्शन चूज कर लो या ये वाला, तो उनमें अगर एक लीगल है दूसरा इलीगल है तो जो लीगल वाला है वो वैलिड, जो इलीगल वाला है वो वॉइड। अब आएगा एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। एप्रोप्रिएशन क्या होता है? एडजस्टमेंट। अब एक अगर डेटर ने किसी डेटर ने एक ही क्रेडिटर से कई सारे डेट ले रखे हैं और वो कुछ पेमेंट करता है जो कि सफिशिएंट नहीं है उन सभी डेट को डिस्चार्ज करने के लिए, तो जब वो उस पेमेंट को क्रेडिटर किसी भी डेट के अगेंस्ट एडजस्ट करता है तो उसे हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। इसके कुछ रूल्स वगैरह दे रखे हैं। देखिए, नंबर 1, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इंडिकेटेड। जब डेटर ने पेमेंट करी तो उसने बता दिया कि मेरे इस वाले डेट को खत्म कर दो, बाकी ये रह जाएंगे मेरे पास, तो क्रेडिटर उसके अकॉर्डिंग कर देगा। सेकंड है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज नॉट इंडिकेटेड। अगर डेटर ने नहीं बताया कि कैसे करना है तो क्रेडिटर किसी भी लॉफुल डेट के अगेंस्ट उसे डिस्चार्ज कर रखा है, अगर कोई डिस्प्यूटेड डेट हैगा तो उसके अगेंस्ट डिस्चार्ज नहीं कर सकता, उस पेमेंट को एडजस्ट नहीं कर सकता, लेकिन लॉफुल डेट के किसी भी के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकता है। थर्ड है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स। मतलब पेमेंट कर दिया लेकिन एप्लीकेशन नहीं हुई है किसी भी पार्टी को, तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है, या तो टाइम के अकॉर्डिंग कर दिया जाता है एडजस्ट, की जो पहले आया था उसे पहले डिस्चार्ज कर दो, जो बाकी रह गए उसे बाद में करेंगे, या फिर सभी में इक्वली डिस्चार्ज किया जाता है। ठीक है। अब आएगा कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड विद कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज। अब कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो दोनों पार्टी की सहमति से परफॉर्म नहीं करने होते। नंबर 1 है हमारे पास, पहले मैं बता देता हूँ, नोवेशन, रिसेशन और अल्टरेशन जो होते हैं ये वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहले नोवेशन। नोवेशन क्या होता है? जब पार्टीज पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह पर एक किसी नए कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट कर लें और पुराने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दें, तो वो पुराना कॉन्ट्रैक्ट हमें परफॉर्म नहीं करना होता है, वो डिस्चार्ज हो जाता है और न्यू कॉन्ट्रैक्ट अब परफॉर्म किया जाएगा। सेकंड है इफेक्ट ऑफ रिसेशन। रिसेशन में क्या होता है? पार्टीज जो उनका पुराना कॉन्ट्रैक्ट है उसे कैंसिल कर देते हैं, इसमें कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता है, सिर्फ पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया जाता है। अल्टरेशन में क्या होता है? जो आपका पुराना कॉन्ट्रैक्ट है उसी की टर्म्स में कुछ चेंज करके उसे अल्टर कर दिया जाता है, तो ये हमारा अल्टरेशन का केस हो जाता है। अब डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन नोवेशन एंड अल्टरेशन। तो नोवेशन में न्यू कॉन्ट्रैक्ट आता है, एग्जिस्टिंग को खत्म कर दिया जाता है, लेकिन अल्टरेशन में जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है उसी की टर्म्स को अल्टर कर दिया जाता है। नोवेशन में न्यू कॉन्ट्रैक्ट आता है पुराने की जगह पर, बट अल्टरेशन में जरूरी नहीं है कि कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट बने ही। सेकंड है प्रोमिस। अब दूसरा वाला था जो हमारा ये था, कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि हमें परफॉर्म नहीं करने होते हैं, उसमें पहला तो ये था पॉइंट, नोवेशन, रिसेशन और अल्टरेशन वाले जो होते हैं उन्हें परफॉर्म नहीं करना होता। दूसरा है जो रिसेशन वाले होते हैं उन्हें प्रोमिस में वेव और रिमिट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो जो प्रोमिस है वो खुद भी मना कर सकता है कई बार कि मेरे को ये वाला इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, तो उसे फिर वो कैंसिल हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। थर्ड है रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है और किसी पार्टी को उसके अंदर बेनिफिट मिला है तो वो बेनिफिट रिकवर करना होता है। फोर्थ है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैव रिसीव्ड एनी एडवांटेज अंडर वॉइड एग्रीमेंट। अगर किसी भी वॉइड एग्रीमेंट के अंदर किसी को कोई एडवांटेज मिला है तो उस पार्टी को वो एडवांटेज को रिस्टोर करना होता है। कम्युनिकेशन ऑफ रिसेशन, मतलब अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी कैन बी रिसाइंडेड बट रिसेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अगर किसी पार्टी ने किसी कॉन्ट्रैक्ट को रिसेशन का मतलब होता है रिसाइंड कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, तो वो कम्युनिकेशन उसे प्रोमिसर को देनी होगी कि प्रोमिसर को बता दे कि मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है। पॉइंट है इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसर टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटी परफॉर्मेंस। अगर प्रोमिसर कहता है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करूंगा लेकिन मेरे को ये फैसिलिटीज चाहिए, और अगर वो सभी फैसिलिटीज प्रोमिस से प्रोवाइड नहीं करवा पाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को रिफ्यूज कर सकता है, और उसके लिए उसके ऊपर जो नॉन परफॉर्मेंस की लाइबिलिटी आती है वो भी नहीं आएगी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज व्हेन द ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट कम टू एन एंड। एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कब होता है? जब उसमें जो भी ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई थी वो खत्म हो जाए या एंड होने पर आ जाए, तो उसे हम कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 1 है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। इट टेक डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस कैसे होता है? जब दोनों पार्टियों की जो जो ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल कर दें तो वो हो जाता है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। अब ये भी दो तरीके से होता है, एक होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होता है? जब दोनों पार्टी अपनी अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दे, जो जो उनकी ड्यूटी थी उसे परफॉर्म कर दे, तो वो हो जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस। और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या होता है? जब प्रोमिसर
अपनी ड्यूटी को फुलफिल करना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाहता है, लेकिन प्रोमिसी उसे ऐसा करने से मना कर देता है, रिफ्यूज कर देता है, तो ये हो जाता है हमारा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। आगे आएगा हमारा सेकंड, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। पार्टीज के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाता है कि अब हम ये कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करेंगे, तो वो डिस्चार्ज हो जाता है। थर्ड है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अगर ऐसा कुछ हो जाता है जिससे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट जब बना था तब वैलिड था, लेकिन बाद में चल के वो क्या हो जाता है, एक तरीके से इम्पॉसिबल हो जाता है किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से, तो वो डिस्चार्ज हो जाता है, उसे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है। फोर्थ है डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में टाइम इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, टाइम फिक्स किया गया है कि इतने टाइम के अंदर आपको इसकी परफॉर्मेंस करनी होगी और नहीं कर पाते हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है लैप्स ऑफ टाइम की वजह से। फिफ्थ है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कभी कभार क्या होता है, लॉ भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर देता है। जब लॉ डिस्चार्ज कर देता है तो फिर उन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती, तो ये है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। सिक्स है डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती हैं, डिफॉल्ट करती जाती हैं, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है और रिसाइन किया जा सकता है और इसे फिर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है। सेवंथ है प्रोमिसी में वेव और रिमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस। प्रोमिसी भी कभी कभार क्या कर देता है, वेव कर देता है या रिमिट कर देता है परफॉर्मेंस को, मतलब मना कर देता है कि अब मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करवाना है, तो ये फिर डिस्चार्ज हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। एट्थ है मर्जर ऑफ राइट्स। क्या होता है, कभी कभार एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो ऐसा होता है कि जो आपने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनाया है ना, उसके अंदर वो मर्ज हो सकता है। जो कंडीशंस उसमें छोटे वाले कॉन्ट्रैक्ट में है, वही सारी जो आपने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उससे बड़ा ही होगा एक तरीके से, तो उसमें भी वही सारी कंडीशंस होती हैं, तो इस वजह से वो मर्ज हो जाता है उसी में, तो इसे हम कहते हैं मर्जर ऑफ राइट्स। और जो पुराना वाला छोटा वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है। तो देखिए ये हो गया हमारा ये टॉपिक कंप्लीट। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, इट मीन फेलियर ऑफ पार्टी टू परफॉर्म हिज और हर ऑब्लिगेशन। जब पार्टीज फेल हो जाए अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने में, तो उसे हम कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये दो तरीके का हो सकता है, एंटीसिपेटरी ब्रीच और एक्चुअल ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है, व्हेन प्रोमिसर रिफ्यूज ऑल टुगेदर टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस एंड सिग्निफाइज हिज अनविलिंगनेस बिफोर द टाइम। मतलब जब कोई भी प्रोमिसर अपना टाइम, जब उसे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना था उस टाइम से पहले ही आपको बता दे कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो ये हो जाता है हमारा एंटीसिपेटरी ब्रीच। मतलब परफॉर्म करने से पहले ही बता दिया, कुछ टाइम पहले। ये दो तरीके से हो सकता है, या तो एक्सप्रेसली बाय वर्ड से रिटर्न में दे दे, एक्सप्रेसली कर दे उसे कि मैं ये परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, ब्रीच कर ले, और या फिर इम्प्लाइड वो कुछ ऐसा काम कर दे जिसका वो इक्विवेलेंट हो जाए कि ये कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर चुका है, तो वो हो जाता है हमारा एंटीसिपेटरी ब्रीच। अब एंटीसिपेटरी ब्रीच के इफेक्ट क्या क्या होते हैं, तो जो प्रोमिसी है, या तो वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंडेड ट्रीट कर ले और स्यू कर दे प्रोमिसर को डैमेजेस क्लेम करने के लिए, ठीक है। या फिर क्या कर सकता है प्रोमिसी, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड ना करके वेट करे जब तक उसका टाइम ना आए परफॉर्मेंस का। जब टाइम आए परफॉर्मेंस का, अगर तब परफॉर्म ना करे तो फिर तब डैमेजेस क्लेम करे। ये दो तरीके हो सकते हैं, इफेक्ट हो सकते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच के। नेक्स्ट है एक्चुअल ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच क्या होता है, मतलब जब एट द टाइम व्हेन कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी परफॉर्म, जब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना हो तभी प्रोमिसर मना कर दे कि मैं इसे परफॉर्म नहीं कर सकता, तो ये हो जाता है हमारा एक्चुअल ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच कैसे हो सकता है, ये भी दो तरीके से है। एट द टाइम व्हेन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू, जब बिल्कुल परफॉर्मेंस ड्यू हो जाए तब मना करे, या फिर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, या फिर परफॉर्म करते करते बीच में मना कर दे, तो ये दो तरीके से हो सकता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल होती हैं अगर कोई पार्टी ब्रीच करती है कॉन्ट्रैक्ट को, नंबर 1 सीट फॉर डैमेजेस, नंबर 2 रिजर्वेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 3 सीट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, नंबर 4 सीट फॉर इंजंक्शन, और नंबर 5 सीट फॉर क्वांटम मेरिट। देखिए क्या क्या है ये सीट फॉर डैमेजेस में क्या होता है, आपको पता ही है, डैमेजेस क्लेम अगर कोई पार्टी ब्रोक कर देती है, तोड़ देती है कॉन्ट्रैक्ट को, तो फिर उसे डैमेजेस क्लेम कर सकती है दूसरी वाली पार्टी उससे, ठीक है। लेकिन ब्रीच कैसे होना चाहिए, नेचुरली होना चाहिए, यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में। अब टाइप्स ऑफ डैमेजेस में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से डैमेजेस मिलते हैं, नंबर 1 हैगा विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस। तो विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस क्या होते हैं, विंडिक्टिव डैमेजेस तब दिए जाते हैं जब कोई पर्सन किसी को मैरी करने से मना कर दे। जब मान लीजिए आप दो पर्सन्स के बीच में मैरिज करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और फिर वो उस मैरिज को करने से मना कर दे, तो विंडिक्टिव डैमेजेस क्लेम कर सकता है, वो कर सकता है एग्रीव पार्टी, क्योंकि इससे उसकी फीलिंग्स को इंजरी होती है। और एग्जेम्पलरी डैमेजेस कब होते हैं, जब बैंकर आपकी चेक को रॉन्गफुली डिसऑनर कर देता है, मतलब गलती से डिसऑनर कर देता है बैंकर चेक को, तो आप एग्जेम्पलरी डैमेजेस को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है।
सेकंड है नॉमिनल डैमेजेस। इसमें क्या होता है, एक्चुअल में आपको कोई नुकसान नहीं हुआ होता है, लेकिन आप सिर्फ एक तरीके से लॉ को मेंटेन करने के लिए कुछ अमाउंट डैमेजेस की, बहुत ही स्मॉल अमाउंट जब लेते हैं तो उसे हम कहा जाता है नॉमिनल डैमेजेस। लिखा है इसमें किस लिए किया जाता है, तो ये टू स्टेबलाइज द राइट टू डिक्री। थर्ड टाइप के डैमेजेस हैं ऑर्डिनरी डैमेजेस। ये क्या होते हैं, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज ब्रोकन बाय पार्टी हु सफर बाय सच ब्रीच इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम पार्टी टू ब्रोकर द कॉन्ट्रैक्ट कंपनसेशन फॉर एनी लॉस डैमेजेस कॉस्ट टू हिम व्हिच नेचुरली अराउज। ऑर्डिनरी डैमेजेस सेम होते हैं, सिंपली जो डैमेजेस हम लेते हैं कोई भी ब्रीच होने की वजह से, उसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस क्या है, व्हेन अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट रिसीव अ नोटिस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टेंस अफेक्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट ही विल बी लायबल नॉट ओनली फॉर डैमेजेस। अगर कोई स्पेशल टाइप का कॉन्ट्रैक्ट था, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट था, और कोई पार्टी उसे ब्रोक कर देती है, तो ऑर्डिनरी डैमेजेस के साथ साथ उसे स्पेशल डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं उससे। फिफ्थ है डैमेजेस फॉर डेटरेशन कॉज्ड बाय डिले। अगर किसी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया और आपने कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसी चीज थी जो डिट्रॉइट हो जाती है या खराब हो जाते हैं गुड्स, ऐसी चीज थी, तो उसके लिए भी आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, जो आपका नुकसान हुआ होगा गुड्स खराब होकर, और बाकी आप डैमेजेस तो क्लेम कर ही सकते हैं। सिक्स है प्रीफिक्स डैमेजेस। प्रीफिक्स डैमेजेस वो होते हैं जब आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तभी फिक्स कर दिया था कि अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है तो ये डैमेजेस उसे देने होंगे, तो वो हो जाते हैं प्रीफिक्स डैमेजेस। सेकंड नेक्स्ट है पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग क्या, द सम्स ऑफ फिक्स्ड इन कॉन्ट्रैक्ट में भी इंटरप्ट आइदर और लिक्विडेट डैमेजेस और पेनल्टी। इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग दो तरीके के डैमेजेस हो सकते हैं, या तो पेनल्टी और ली जा सकती है या लिक्विडिटी डैमेजेस लिए जा सकते हैं। तो इफ सम फिक्स्ड इन कॉन्ट्रैक्ट रिप्रेजेंट अ जेन्युइन प्री एस्टिमेट बाय पार्टीज ऑफ लॉस व्हिच वुड बी कॉज्ड बाय फ्यूचर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज लिक्विडेट डैमेजेस। मतलब जब पार्टी पहले ही फिक्स्ड कर दें कि हमें फ्यूचर में अगर ब्रीच हुआ तो इतना नुकसान हो सकता है, तो उस टाइप के डैमेजेस को हम कह सकते हैं लिक्विडेट डैमेजेस। बट वेयर द सम फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अनरीजनेबल। लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि जो आप सम फिक्स करते हैं ना ब्रीच होने पर डैमेजेस के अकॉर्डिंग, वो अनरीजनेबल होता है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट होती है, तो उसे हम कह सकते हैं पेनल्टी। बट इंडियन लॉ इन दोनों में कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता, वो दोनों को एक ही मानता है। और सेक्शन 74 के अकॉर्डिंग इंटाइटल अ पर्सन कंप्लेनिंग ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गेट रीजनेबल कंपनसेशन, और उसे रीजनेबल कंपनसेशन मिलती है। एग्जेम्पशन क्या है, वेयर अ पर्सन गिव्स एनी बॉन्ड टू गवर्नमेंट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी ऑन ब्रीच ऑफ कंडीशन, सच इंस्ट्रूमेंट शैल बी लायबल टू पे द होल सम मेंशन्ड देयरइन। बट इसके एक एग्जेम्पशन है इंडियन लॉ में कि अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट को बॉन्ड्स देता है और परफॉर्मेंस करने के लिए, और अगर बाद में वो ब्रीच कर देता है तो उसे पूरा सम वापस पे करना पड़ता है, ठीक है। सेकंड जो रेमेडी अवेलेबल है वो है रिसेजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रिसेजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं और डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। थर्ड है स्वीट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिनमें डैमेजेस एक एडुकेट वो नहीं होती है, पेनल्टी वगैरह डैमेजेस रेमेडी नहीं होती है, तो उसमें फिर पार्टी क्या कर सकती है, केस फाइल कर सकती है कि उसे तो परफॉर्मेंस चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट की। फोर्थ है suit for injunction, where a party to contract is negating the term of contract, the court may issuing an injunction order। कई बार क्या होता है, सिंपली कहने से वो पर्सन नहीं मानता स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, तो क्या करता है पर्सन कोर्ट में जाके इंजंक्शन ऑर्डर ले आता है कि मेरे को ये तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। जब लॉ लिख के दे देता है तो वो परफॉर्म करते हैं, उसे हम कहते हैं suit for injunction। फिफ्थ है क्वांटम मेरिट। ये क्या होता है, व्हेन अ पर्सन रेंडर सर्विस टू अनदर इन सर्कमस्टेंस व्हिच इंडिकेट एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैट दे पेड फॉर ऑल्दो नो पर्टिकुलर रेम्युनरेशन हैज बीन फिक्स्ड, द लॉ विल इन्फर अ प्रॉमिस टू पे क्वांटम मेरिट एज सच द पार्टी डूइंग द सर्विस हैज डिजर्व्ड। तो देखिए कई बार क्या होता है, कोई पर्सन सर्विस देता है अपनी, लेकिन वो पैसे फिक्स नहीं करता कि कितने पैसे लगेंगे इसके। अगर लास्ट में चल के सर्विस देने के बाद दूसरा पर्सन उसे कंपनसेट करने से मना कर देता है या बहुत कम कंपनसेट करता है, तो क्वांटम मेरिट सामने आता है। ये क्या कहता है, जितनी उसकी सर्विसेज है उसके अकॉर्डिंग उसे रीजनेबल प्राइस मिलने चाहिए। क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट कब कब एराइज होता है, नंबर 1 व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाए। नंबर 2 व्हेन समथिंग इज डन विदाउट इंटेंशन, जब बिना किसी इंटेंशन के कुछ काम किया जाए। नंबर 3 व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू रेंडर सर्विसेज बट देयर इज नो एग्रीमेंट ऑफ रिम्यूनरेशन, कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस प्रोवाइड करने का लेकिन रिम्यूनरेशन मतलब सैलरी से रिलेटेड कोई बात नहीं हुई। और नंबर 4 व्हेन वन पार्टी रिफ्यूजेस टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट, और एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मना कर दे। नेक्स्ट है पार्टी राइटफुली रिसाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन। अ पर्सन हु राइटफुली रिसाइंड अ कॉन्ट्रैक्ट इज इंटाइटल्ड टू कंपनसेटर फॉर एनी डैमेजेस व्हिच ही हैज सस्टेन्ड थ्रू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई पर्सन किसी भी
कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर रहा है, रिसाइंड तभी करेगा जब उसको कोई प्रॉब्लम होगी, तो उसे जो भी डैमेजेस कंपनसेशन मिलेगा, जो भी उसे लॉस हुआ होगा नॉन फुलफिलमेंट से, अगर पार्टी ब्रीच करती है तो। ठीक है, ये हो गए आपके जो जो रेमेडीज अवेलेबल हैं आप लोगों को अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है। आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए हमारे पास इस पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक लास्ट टॉपिक बचा है, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहले आएगा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपके कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस किसी दूसरे अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड करती है। मतलब अगर कोई इवेंट कोलेटरल है आपके कॉन्ट्रैक्ट के, जब वो इवेंट होगा या नहीं होगा उसके अकॉर्डिंग आपके कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है, तो उसे हम कहते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंडेमनिटी एंड गारंटी, ये सभी इसी कैटेगरी में आते हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में। अब कोलेटरल इवेंट क्या होता है। एन इवेंट विच इज नाइदर अ परफॉर्म डायरेक्टली प्रोमिस्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉर द होल ऑफ कंसिडरेशन फॉर प्रोमिस। कोलेटरल इवेंट वो होता है, मतलब उसका कॉन्ट्रैक्ट से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है, उसे हम कहते हैं कोलेटरल इवेंट। अब एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। नंबर 1, द परफॉर्मेंस ऑफ कंटिंजेंट वुड डिपेंड अपॉन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ सम इवेंट। मतलब जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की, वो किसी अनसर्टेन इवेंट के होने या ना होने पर डिपेंड करनी चाहिए। सेकंड है द इवेंट रेफर्ड टू एज कोलेटरल टू कॉन्ट्रैक्ट, और जो इवेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कोलेटरल होना चाहिए, मतलब वो उससे रिलेटेड होना चाहिए। थर्ड, द कंटिंजेंट शुड नॉट बी मेयर विल ऑफ प्रोमिजर, जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रोमिजर की विल नहीं होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। फोर्थ है द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन, और जो इवेंट है वो अनसर्टेन होना चाहिए। ये एलिमेंट्स होंगे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होने के। अब रूल्स होंगे कुछ रिलेटिंग टू इट्स इन्फोर्समेंट, मतलब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कैसे कर सकते हैं उसके रिलेटिंग रूल है। नंबर 1, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन इवेंट हैपनिंग। अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि कंटिंजेंट है किस पर, किसी इवेंट के होने पर, तो द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स। तो इस टाइप के हम कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कर सकते अगर वो इवेंट नहीं होता है। अगर वो इवेंट नहीं हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी परफॉर्म नहीं होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, क्योंकि इसकी हैपनिंग इम्पॉसिबल हो जाती है। अगर जिस पर इवेंट डिपेंड करता है किसी चीज इवेंट के होने पर और वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाता है, तो जो ये हमारा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा वो भी वॉइड हो जाएगा। सेकंड है इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन इवेंट नॉट हैपनिंग। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट हैगा किस पर, किसी चीज के ना होने पर, किसी इवेंट के ना होने पर, तो उसे हम कब इन्फोर्स कर सकते हैं, जब उस इवेंट की परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाए, तब वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंप्लीट वैलिड माना जाएगा। ठीक है। थर्ड है कॉन्ट्रैक्ट वुड सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल इफ इट इज कंटिंजेंट अपॉन कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन व्हेन द लिविंग पर्सन डज समथिंग टू मेक द इवेंट और कंडक्ट एज इम्पॉसिबल। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्या होगा, वो कब अनइन्फोर्सेबल हो जाएगा, अगर वो किसी लिविंग पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, और वो लिविंग पर्सन कुछ ऐसा करता है जिससे वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाता है, तो वो जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा वो भी इनवैलिड हो जाएगा, अनइन्फोर्सेबल हो जाएगा। फोर्थ है कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफिक इवेंट विद इन फिक्स टाइम। अब कोई कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट है किस पर, किसी स्पेसिफिक इवेंट के होने पर फिक्स टाइम के अंदर। इफ अ फिक्स टाइम स्पेसिफाइड इवेंट अनसर्टेन इवेंट हैपन विद इन अ फिक्स टाइम इट बिकम वैलिड। तो क्या होगा, अगर वो स्पेसिफिक इवेंट विद इन टाइम हो जाता है तो वो वैलिड हो जाएगा, बट वॉइड कब हो जाएगा, अगर वो बिना टाइम के टाइम लैप्स हो जाता है और वो इवेंट नहीं हो पाता है, तो जो हमारा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा वो भी वॉइड हो जाएगा। फिफ्थ है कंटिंजेंट ऑन स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम। अब किस चीज पर डिपेंड रहेगा, किसी स्पेसिफाइड इवेंट के ना होने पर विद इन स्पेसिफिक टाइम, टाइम फिक्स्ड है और किसी इवेंट के ना होने पर फिक्स डिपेंड करता है हमारा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो इफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट डज नॉट हैपन विद इन फिक्स टाइम मे बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ। तो अगर वो जो स्पेसिफाइड इवेंट है वो नहीं होता है फिक्स टाइम के अंदर, तो जो हमारा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा वो इन्फोर्सेबल हो जाएगा लॉ में। सिक्स है कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट। अगर कोई हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो डिपेंड करता है किसी इम्पॉसिबल इवेंट पे, तो अगर वो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाता है ना, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, वरना वैलिड रहेगा। अब डिफरेंस बिटवीन दिया है कंटिंजेंट और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग विद रेफरेंस टू कोलेटरल इवेंट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, इसमें जो हमारा
कॉन्ट्रैक्ट है वो डिपेंड करता है किसी अनसर्टेन इवेंट के होने या ना होने पर। वेजरिंग में क्या होता है, हम एक सम फिक्स्ड कर लेते हैं कि किसी इवेंट के होने या ना होने पर हम इतना सम पे करेंगे, बट इसमें कोई भी कंटिजेंट में कोई भी सम पे नहीं किया जाता है। रेसिप्रोकल प्रोमिस कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नॉट कंटेन रेसिप्रोकल प्रोमिस। जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें कोई रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं होता, लेकिन जो वेजरिंग होते हैं उसमें रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है कि अगर जीते तो तुम दोगे और नहीं जीते तो मैं दूंगा। अनसर्टेन इवेंट तो कंटिजेंट, इट इज इन कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट द इवेंट इज कोलेट्रल। जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें इवेंट कैसा होता है, कोलेट्रल होता है, बट वेजरिंग में इवेंट अनसर्टेन होता है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नॉट बी अ वेजरिंग। तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वेजरिंग नहीं हो सकते, लेकिन वेजरिंग एग्रीमेंट जो एग्रीमेंट होंगे वो हमेशा कंटिजेंट होते हैं नेचर में। इंटरेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैव इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज का इंटरेस्ट होता है सब्जेक्ट मैटर में, बट वेजरिंग में नहीं होता है। इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं बट वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। ये हो गया हमारा कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अब एक टॉपिक रह गया, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट देखिए मैं आपको समझाता हूँ, वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि जिसमें पार्टी की कोई इंटेंशन नहीं थी इन कॉन्ट्रैक्ट को करने की या एग्रीमेंट करने की, बट लॉ उनके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस इंपोज कर देता है जिससे उन्हें अब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ता है। तो उस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कहते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। इन कॉन्ट्रैक्ट में ना तो ऑफर होता है, ना एक्सेप्टेंस होता है, ना जेन्युइन कंसेंट होती है, लॉफुल कंसिडरेशन भी नहीं होती, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। केसेस डीम टू बी क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। अब क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन सी चीज आती है। नंबर 1, क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। कोई ऐसा पर्सन है जो इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, मतलब कैपेबल नहीं है, तो अगर आप उसको नेसेसरी प्रोवाइड करवाते हैं तो आप उन नेसेसरी का क्लेम कर सकते हैं। तो ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो हमारा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाएगा। लेकिन कितनी नेसेसरी क्लेम कर सकते हैं, नेसेसरी की कितनी अमाउंट क्लेम कर सकते हैं, सिर्फ उतनी ही जितनी उस पर्सन के पास प्रॉपर्टी है, उससे ज्यादा उसकी लाइबिलिटी नहीं होती है आपके अगेंस्ट। सेकंड है पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। अगर कोई पर्सन आपके बिहाफ पर किसी को पेमेंट कर देता है तो वो फिर आपसे क्या कहते हैं उसे पेमेंट अमाउंट क्लेम कर सकता है, अमाउंट रिकवर कर सकता है और आपको उसे करनी पड़ेगी। थर्ड है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट। अगर कोई पर्सन है उसने उसका कोई ग्रेटिटियस मतलब बिना चाहे किसी चीज का फायदा ले लिया है, तो अब उसे उस चीज को वापस करना पड़ेगा। गलती से अगर उसने किसी भी चीज का बेनिफिट ले लिया है जो कि उसकी थी ही नहीं, तो उसे रिटर्न करना पड़ेगा। ये भी हमारा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आता है। फोर्थ है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। अगर किसी पर्सन को गुड्स मिलते हैं तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह उसके ऑनर को ढूंढे और उन गुड्स को वापस करे। ये भी हमारा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी है। फिफ्थ मनी पेड बाय मिस्टेक। अगर कहीं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई किसी को गलती से मनी पे कर देता है तो उसे वो मनी को रिटर्न करना होता है। ये भी हमारी क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी आ जाती है। अब कुछ साइलेंट फीचर्स हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के। नंबर 1, सच अ राइट इज ऑलवेज राइट टू मनी एंड ग्रेजुअली थ्रो नॉट ऑलवेज टू लिक्विडेट सम ऑफ मनी। राइट इज ऑलवेज राइट टू मनी। जो राइट होता है इसके अंदर वो हमेशा मनी से रिलेटेड होता है, कभी भी लिक्विडेट सम ऑफ मनी से रिलेटेड नहीं होगा। थर्ड, इट डज नॉट अराइज फ्रॉम एनी एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज। इसके अंदर कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता पार्टीज के बीच में, डायरेक्ट लॉ इसे इम्पोज करता है। थर्ड, इट इज राइट विच इज अवेलेबल अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन ओनली सो दैट इन दिस रिस्पेक्ट इट इज रिजेंबल अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। ये पर्सन को एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट दे देता है। तो देखिएगा इस कॉन्ग्रेचुलेशन, इसी के साथ आपका कंप्लीट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो चुका है। मैंने कंप्लीट टॉपिक्स आपको जो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जितने भी टॉपिक हैं वो सभी आपको डिटेल में डिस्कस कर दिए हैं। मे भी आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रही होगी, क्योंकि अब आपके एग्जाम में टाइम नहीं है और आप लोगों की अभी प्रिपरेशन भी नहीं है। तो मे भी ये आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा यूजफुल रही होगी। तो अगर इतनी ही यूजफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं और सभी सब्जेक्ट और सभी चैप्टर्स की यूनिट्स की भी वन शॉट रिविजन्स लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तो अपडेट रहे मेरे चैनल से। अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को ऑन कर लें जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।